पिछले पार्ट में हमने देखा था कि कैसे हमारे ज़ेंगडोंग और जू को जिएशन बेगुनाह साबित कर देती है, लेकिन वो खुद फंस जाती है एल्डर गुआन को मार देने के जुर्म में। हालांकि इस चीज पर हमारे ज़ेंगडोंग और जू को किसी को यकीन नहीं होता कि जिएशन ने ऐसा जानबूझ के किया हो, इसलिए वो इस जगह की इन्वेस्टिगेशन करने के लिए जाते हैं और उन्हें वहाँ जाने के बाद पता चलता है एल्डर गुआन तो उन बैंडिट्स के साथ मिले हुए थे और वो जिएशन को मारने वाले थे क्योंकि वो ज़ेंगडोंग को बचाना चाहती थी। उन्हें ये राज पता लगता है, स्काई उन्हें रास्ते से हटाने के लिए आ जाता है। उसने हमारे मोटू जू को तो घायल भी कर दिया था, जिसे उसकी प्यारी क्योतोंग बचा लेती है। और इधर हमारा हीरो हीरोइन से मिलने जाता है, जहाँ उसके फीमेल वर्जन को देखकर वो बिल्कुल भी सरप्राइज नहीं था। इस एपिसोड के स्टार्टिंग में दिखाते हैं कि जिएशन को काफी अजीब लगता है कि वो अपने लड़की वाले गेटअप में अपने हीरो के सामने इतने सालों के बाद आ रही है, लेकिन अफसोस वो जेल में है। इन दोनों के बातों के दौरान यहाँ पर ज़ेंगडोंग को ये भी पता लगता है कि उसने जिस लड़की की जान बचाई थी वो और कोई नहीं बल्कि हमारी जिएशन है। जिएशन का कहना था कि सालों पहले मैं आपको बचा नहीं पाई और आज भी मैंने आपको डिसअपॉइंट किया होगा, है ना? पर हमारे ज़ेंगडोंग का कहना था कि उसे किसी भी चीज से फर्क नहीं पड़ता, वो बस इतना जानता है कि जिएशन उसकी अच्छी दोस्त है, चाहे वो लड़का है या लड़की है। और इसी खुशी में दोनों एक दूसरे को शेयर करते हुए हमेशा के लिए एक दूसरे के साथ ये बॉन्ड शेयर करना चाहते थे। हालांकि तभी अचानक से जिएशन को याद आता है और वो अपने बिग ब्रोजिंग से कहती है कि आप लोयांग स्वॉर्ड टूर्नामेंट के लिए नहीं निकलेंगे या आप उस बारे में भूल गए। हमारा ज़ेंग नोटी अंदाज में कहता है कि कैसे भूल सकता हूँ, ये तो मेरी लाइफ के लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, क्या तुम देखने होगी? लेकिन तुम तो जेल में बंद हो। वो कहती है कि इन लोगों के लिए मैं वांटेड हूँ और ये ज्यादा दिनों तक मुझे इसके अंदर कैद नहीं रख सकते, यानी कि वो हमारे ज़ेंगडोंग की परफॉर्मेंस देखने जरूर आएगी। दूसरी तरफ फेमई को दिखाते हैं, वो भी क्राइम स्पॉट पर पहुंचकर अच्छे से इन्वेस्टिगेशन करते हुए पता लगा लेती है कि एल्डर गुआन मिले हुए थे उन बैंडिट्स के साथ। और जैसे ही खबर ये एल्डर वांग को पता लगती है, वो तो सकपका जाते हैं। वो इस खबर को दबाना चाहते थे, इसलिए वो फेमई से कहते हैं कि इस बात को राजी रखे। पर फेमई भी लाइक, खबर पहुंचाना तो मेरा काम है और अगर खबर दबानी है तो उसके लिए पैसे लगेंगे। एल्डर वांग नहीं चाहते थे कि ये खबर बाहर स्प्रेड हो, तो वो मुंह मांगी कीमत उसे देकर उसका मुंह बंद करा देते हैं। वो तो पैसे लेकर 9 तो 11 हो जाती है। इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है और हमें ज़ियांगू के एक रेस्टोरेंट का सीन दिखाते हैं, जहाँ पर यंग मास्टर ज़ेंग अपने सिल्वर बो सभी को शो करते हुए शेखिया बगाड़ रहा था, ये कहते हुए कि मेरे फादर इस बो को तब यूज करते थे जब वो पूरी दुनिया में ट्रैवल किया करते थे। आसपास के लोग एक्साइटेड होकर उसकी स्टोरी सुनते हुए कहते हैं कि मैंने तो सुना है कि आपके फादर यानी कि एल्डर ज़ेंग ने मास्टर फेंग के साथ भी फाइट की है। वो तो कहता है फाइट की है, वो दोनों तो स्वॉन ब्रदर थे, उनकी यारी काफी ज्यादा तगड़ी थी। तभी उनकी बातों में से कोई एक बंदा कहता है कि मैंने सुना है कि एल्डर फेंग ने ज़ेंग डेंगथियान को भी सिखाया था। ज़ेंगडोंग हमारे हीरो का नाम है और यहाँ पर मास्टर फेंग उसके मास्टर को कहा जा रहा है। ज़ेंगडोंग की ये लोग काफी ज्यादा बुराई कर रहे थे, जिसे सुनकर यहाँ पर यंग मास्टर ज़ेंग को बहुत ज्यादा बुरा लगता है। हालांकि उन दोनों के बीच का रिश्ता क्लियर नहीं था, लेकिन यहाँ पर ज़ेंगडोंग की बुराई से ये बंदा काफी ज्यादा ऑफेंड लग रहा था। तभी वहाँ पर स्काई की एंट्री होती है, जो सीधा सीधा सवाल करते हुए कहता है कि आखिर ज़ेंगडोंग की बुराई से तुम्हें इतनी प्रॉब्लम क्यों हो रही है? वो तो एक नंबर का कचरा है, आखिर तेरे साथ उसका रिश्ता क्या है? पर ये बंदा उसे कुछ बताता नहीं, बल्कि अपने बोज और एरोस के साथ उस पर निशाना लगाना शुरू कर देता है। हालांकि अब तक उसके चमचों ने स्काई की आइडेंटिटी उसे बता दी थी, लेकिन वो फिर भी उससे नहीं डरता, बल्कि स्काई को कांटे की टक्कर देने लग गया था। स्काई को इस फाइट में काफी मजा आने लग गया था। वो इस थ्रिल को फील करते हुए फाइट को और ज्यादा इंटेंस कर देता है, जहाँ पर यंग मास्टर ज़ेंग ने मल्टीपल एरोस से उसे चारों तरफ से निशाना बना लिया था, पर वो डरता नहीं, अपनी स्वॉर्ड टेक्निक से उन सभी एरोस को बीच में से चीर कर अलग कर देता है। और देखते ही देखते सारी फाइट का कंट्रोल अब उसके हाथ में आ गया था। उसने काफी इजीली ज़ेंग के अटैक को ब्रेक करते हुए उसे अपनी स्वॉर्ड से हिट करके जमीन पर पटक दिया था। इस हिट की ज़ेंग को उम्मीद नहीं थी, वो काफी बुरी तरीके से इंजर्ड हो जाता है। यहाँ ये बंदा उसके पास पहुंचकर कह रहा था कि अगर ज़ेंगडोंग यहाँ पर आए तो उसे बता देना कि इसे मारने वाला मैं हूँ। हालांकि मरने से पहले उस बंदे का कहना था कि मेरा भाई अगर यहाँ आया तो तुझसे जरूर बदला लेगा। स्काई की आंखों में नफरत साफ देखी जा सकती थी। वो कहता है कि मैं उसी का इंतजार कर रहा हूँ और अपनी स्वॉर्ड को उसके अंदर घुसा देता है। इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है, हमें जंगल के बीचों बीच कैरेज ले जाते हुए ज़ेंगडोंग को दिखाते हैं, जो कि किसी और को नहीं बल्कि जू और क्योतोंग को कैरी करा था। वो कहता है कि एक बात बता, क्योतोंग तो मार्शल आर्टिस्ट है, उसका समझ आता है कि वो स्वॉर्ड आर्टिस्ट है, इसीलिए वो इस टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट करने वाली है। लेकिन तू क्या करने जा रहा है छोटे भाई? जू की असली वजह तो क्योतोंग थी, लेकिन वो बात को मानते हुए कहता है कि सीनियर ब्रदर आपने तो कहा था कि लोयांग स्वॉर्ड टूर्नामेंट में कोई भी मार्शल आर्टिस्ट पार्टिसिपेट कर सकता है, तो इसी वजह से मैं कर रहा हूँ। हालांकि रास्ते में जाते हुए हर मार्शल आर्टिस्ट उसे अमेजिंग लग रहा था। तभी क्योतोंग बताती है कि अभी तक हमारे सेट के बंदे तो तुम्हारे सामने आए नहीं, उन्हें देखोगे तो अमेज्ड हो जाओगे। उसके बोलने की देरी थी कि तभी उसके सेट के काफी सारे डिसाइपल्स उसके कैरेज के सामने आ जाते हैं। हड़बड़ी में ज़ेंगडोंग जब कैरेज पर ब्रेक लगाता है तो हमारा जू सीधा क्योतोंग की गोद में गिरता है और उसके फोरहेड पर किस कर लेता है। दोनों ही काफी ज्यादा ऑकवर्ड हो जाते हैं। हालांकि तियानशियान सेट के बाकी सारे डिसाइपल क्योतोंग को इन दोनों
दोनों एविल कल्टीवेटर्स के साथ देखकर काफी नाराज थे। वो कहते हैं कि सीनियर आखिर आप इनके साथ क्या कर रही हैं? पर तभी जब उन्हें पता लगता है कि जू असल में और कोई नहीं बल्कि क्योतोंग का होने वाला हस्बैंड है, तो वो उसे रिस्पेक्ट शो करने के लिए और उसकी इंजरीज को ध्यान में रखकर उसे हवा में उड़ा कर ले जाने लगते हैं। हालांकि जब हमारा ज़ेंगडोंग उन्हें ज्वाइन करता है तो बेचारों की स्पीड दुगनी हो जाती है और वो इसे संभाल नहीं पाते। जू इस सफर को काफी एंजॉय करता है और रास्ते में सारे कल्टीवेटर्स को टाटा बाय बाय बोलते हुए जब अपने डेस्टिनेशन पर पहुंचता है तो उसकी हालत खराब हो चुकी थी उल्टी कर करके। टाउन में पहुंचने के बाद ज़ेंगडोंग काफी अपसेट लग रहा था। तभी अचानक से उसकी नजर दो बेकाबू घोड़े पर पड़ती है जो कि उनके मास्टर्स को काफी तेजी से खींच कर ले जा रहे थे। ज़ेंगडोंग उन घोड़ों को रोकता है तो उसे पता लगता है कि ये उसी के आदमी है। वो लोग काफी ज्यादा घबरा कर कहते हैं कि ज़ेंगडोंग हम आपको ही ढूंढ रहे थे। डोंगले नहीं रहा, उसे स्काई ने मार डाला। जैसे ही ये खबर हमारे ज़ेंगडोंग के कानों में पड़ती है वो बेसुध होकर उसी डायरेक्शन में दौड़ने लगता है जहाँ से ये घुड़सवार आ रहे थे। हालांकि रास्ते में उसे फ्लैशबैक्स याद आते हैं। वो छोटा सा बच्चा जिसके साथ उसकी कॉन्वर्सेशन चल रही थी वो और कोई नहीं बल्कि डोंगले था, जिसकी डेथ सेरेमनी अपनी आंखों के सामने होता देखकर ज़ेंगडोंग खुद को संभाल नहीं पाता। जब जू को इन दोनों के रिश्ते के बारे में पता लगता है तो वो कहता है कि क्या आप इसका बदला लोगे? पर ज़ेंग का कहना था कि ये उसका सगा भाई है और जियांगो सिटी के रूल के हिसाब से दोनों सगे भाई एक स्काई को शेयर नहीं कर सकते, मतलब वो एक ही सिटी को रूल नहीं कर सकते। और ये सिल्वर बो जो कि वो लोगों को शो ऑफ करते हुए दिखा रहा था वो असल में ज़ेंगडोंग को देना चाहता था। 12 साल पहले जब ये कंपटीशन हुआ था तब उसके फादर ने इसे जीता था और तब उसने मजाक में डोंगले से कहा था कि उसे ये बो चाहिए और उसने आज वो अपना वादा पूरा किया। तो वो उस बो को लेकर वहाँ से निकलने की तैयारी में लग जाता है। हालांकि वो स्काई को नहीं छोड़ता। तभी रास्ते में उसकी मुलाकात तियानशान सेक्ट के डिसाइपल से हो जाती है जो कि उसके जियाशान के एस्कॉर्ट करने के बारे में खबर देता है। जब ज़ेंग जाकर उससे मुलाकात करता है तो जियाशान को ऑलरेडी उसकी सिचुएशन के बारे में पता चल चुका था। वो ज़ेंगडोंग को ऑफर कर दिया कि क्यों ना उसके भाई का बदला वो ले। जियांगो रूल्स उस पर लागू नहीं होते और डोंगले उसका सगा भाई नहीं है तो वो बदला आराम से ले सकती है। बाहर ज़ेंगडोंग की हालत देखने के बाद जू को बुरा लग रहा था और जब वो इस बारे में क्योतोंग को बताता है तो वो कहती है कि फिक्र मत करो, एक बार कंपटीशन स्टार्ट हो गया तो सारी प्रॉब्लम्स दूर हो जाएंगी। वैसे जू के लिए फर्स्ट टाइम था जब वो इस कंपटीशन को अपनी आंखों के सामने देखता तो वो एक्साइटेड होकर पूछने लगता है कि ये कहाँ पर होने वाला है। तो क्योतोंग उसे एक्साइटेड होकर वो जगह दिखाने ले जाती है और वो उस कंपटीशन के बारे में उसे काफी कुछ बताती है कि जब पिछली बार ये ऑर्गेनाइज हुआ था तब 100 से भी ज्यादा मार्शल आर्ट यहाँ पर देखने को मिले थे। कंपटीशन स्टार्ट होने से पहले पूरे शहर को शांत कर दिया जाता है, यानी कि वहाँ पर लाइट्स ऑफ कर दी जाती है, लोग अरीना में इकट्ठे होने लग जाते हैं और रात के टाइम पे इसे गोस्ट टाउन के नाम से भी फेमस किया जाता है। देखते ही देखते अरीना के आसपास लैंटर्न जलने शुरू हो चुके थे और अब तक इस टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट करने के लिए ज़ेंगडोंग और जियाशान दोनों वहाँ पर आ जाते हैं और ये खूबसूरत नजारा अपनी आंखों से विटनेस करते हैं। चारों तरफ लाइट की रोशनी के बीच वहाँ पर फायरवर्क्स भी शुरू हो जाते हैं और होस्ट अनाउंस करती है कि ऑफिशियली ये टूर्नामेंट स्टार्ट होता है। सभी लोग इसके लिए बहुत ज्यादा तैयार थे। पटाखों की रोशनी में हमें स्काई को दिखाते हैं, वो भी इस टूर्नामेंट का बेसब्री से इंतजार कर रहा था और उससे भी ज्यादा ज़ेंगडोंग से मुकाबला करने के लिए। कंपटीशन के स्टार्ट होते ही वहाँ पर सातों सेक्ट के एल्डर्स हाजिर हो जाते हैं जो कि लुयांग स्वॉर्ड कंपटीशन के जरिए अगला स्वॉर्ड चैंपियन चूज करने वाले थे। और यही तो हमारे हीरो ज़ेंगडोंग का बचपन का सपना था कि वो एक पावरफुल स्वॉर्ड चैंपियन बनना चाहता है। हालांकि अब वो अपने मार्शल आर्ट का यूज करके यहाँ पर नहीं दिखा सकता क्योंकि सातों सेक्ट के एल्डर्स यही मौजूद है और उसके मास्टर के सिखाए हुए टेक्निक्स ही अब उसे आगे ले जा सकते हैं। तभी शाओलिन टेम्पल के मास्टर ज़ेन इस कंपटीशन को होस्ट करते हुए काफी सारे कल्टीवेटर्स का जोश बढ़ाने लगते हैं। वो कहते हैं कि 12 साल पहले हमने एक स्वॉर्ड चैंपियन को चूज किया था और उसके बाद से आज तक काफी सारे हीरोज को हम खो चुके हैं और अब बारी है तुम 1000 कल्टीवेटर्स में से एक नए स्वॉर्ड चैंपियन को चूज करने की, जिससे सारे कल्टीवेटर्स एक्साइटेड हो चुके थे। और अब मास्टर ज़ेन वहाँ पर मौजूद सातों सेक्ट के एल्डर्स को एक एक करके इंट्रोड्यूस करना शुरू करते हैं, जहाँ सबसे पहले बारी थी हमारे मास्टर मोरोंग की, जो कि हमेशा की ही तरह काफी ज्यादा गुस्से में नजर आ रही थी। और तभी वहाँ पर अनाउंसमेंट होती है चीफ जुआंग की, जो कि और कोई नहीं बल्कि तियानशान सेक्ट के चीफ एल्डर हैं। उसके बाद बारी आती है हुआन हुआ स्वॉर्ड सेक्ट के मास्टर हुआ चाओ की, जो कि अपनी दाढ़ी सहलाते हुए काफी अच्छा लुक देते हैं। और उसके बाद शोंगशेन सेक्ट की बारी आती है। हमेशा की तरह ये एल्डर एकदम पहाड़ की चट्टान की तरह सामने आकर खड़े हो गए थे। इनका नाम चीफ एल्डर जाओ था। अगर आपको याद हो तो इस सीरीज की स्टार्टिंग में ही हमारे हीरो ने इनके साथ जमकर फाइट की थी और इनकी हालत खराब कर दी थी, इसीलिए ये बंदा ज़ेंगडोंग से बहुत ज्यादा नफरत करता है। और इसी के साथ हमें ग्वानजोंग की न्यू सेक्ट लीडर मे किनलैंग को दिखाते हैं। मे एक मास्क गर्ल थी जिसे देखते ही हमारा ज़ेंगडोंग और जू पहचान जाते हैं और उन्हें यकीन नहीं होता कि ये सेक्ट लीडर बन चुकी है।
तभी मास्टर ज़ेन के अनाउंसमेंट करने के बाद काफी सारे कल्टीवेटर्स ऊपर पहुंचकर फाइट करना शुरू कर देते हैं। उन सभी को एक साथ लड़ता देखकर जू हैरान होते हुए कहता है कि कितने सारे लोग एक साथ चले गए, क्या इनका इस तरीके से जाना सही है? तभी ज़ेंगडोंग उसे सारे रूल समझाते हुए कहता है कि जब तक ये सारे कल्टीवेटर्स 3 राउंड कंप्लीट करेंगे, मतलब 3 मैचेस को जीतेंगे, तब ये माइनर चैंपियन कहलाएंगे। और फिर माइनर चैंपियंस के बीच में फाइट होगी। जब माइनर चैंपियन 3 राउंड जीत जाएंगे, तब 3 राउंड मींस 3 मैचेस जीत जाएंगे, तब उन्हें ग्रैंड चैंपियन कहा जाएगा। और फिर होगा असली स्वॉर्ड चैंपियन का मैच, जो कि और कोई नहीं, ग्रैंड चैंपियंस को जीतना होगा। जब ग्रैंड चैंपियंस 3 मैच जीत जाएंगे तो वो बन जाएंगे स्वॉर्ड चैंपियन। देखा, स्वॉर्ड चैंपियन बनना कितना मुश्किल प्रोसेस है। एक बंदे को 3 मैच लड़ने हैं, तो इसी वजह से एक बार में जितने लोग जा सकते हैं उतना अच्छा है, क्योंकि उस बंदे को जीतने के बाद 2 और मैच लड़ने होंगे। इसी के नेक्स्ट सीन में हमें वहाँ पर ताइहान बैंडिट को दिखाते हैं, जो कि उन सारे कल्टीवेटर्स को एक ही स्ट्राइक में मारने की प्लानिंग कर रहे थे, जिसके बारे में कोई और गेस नहीं करता, बल्कि वहाँ पर एक मास्क लगाया हुआ गोस्ट कल्टीवेटर अपीयर हो जाता है, जिसे देखकर ये लोग चौकन्ने हो गए थे। उसी ने प्रेडिक्शन की थी कि ये इनका प्लान है। वो कहता है कि मैं तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ इन सारे कल्टीवेटर्स को एक बार में मारने में। हालांकि वो बैंडिट्स इतने भी ज्यादा बेवकूफ नहीं थे, वो समझ जाते हैं कि पक्का इस बंदे की भी कोई अपनी छिपी हुई साजिश है। वो कहता है कि तुम्हारा क्या फायदा हमारी हेल्प करने में। वो बंदा कहता है कि वो भी इन 7 सेट को जमीन पर आया हुआ देखना चाहता है। तभी सीन शिफ्ट होता है, हमें फाइटर्स को दिखाते हैं, जिसमें से फेंग नाम का फाइटर काफी अच्छी लड़ाई लड़ रहा था। वो अपने सभी ओपोनेंट को हरा देता है, जिसमें से एक ओपोनेंट अपनी स्पीड पावर का यूज करके उसे घेर कर निशाने पर ले चुका था, लेकिन वो उसे भी नीचे गिरा कर इस फाइट को जीत जाता है। और अब एल्डर के अनाउंसमेंट पर कि कोई और है जो कि फेंग को चैलेंज करना चाहता है, तभी ज़ोलोंग सेक्ट से वहाँ पर जोंग की एंट्री हो जाती है, जो बालों में फूल लगाकर काफी रॉयल एंट्री मार रहा था। आसपास के लोग उसे देखकर एक्साइटेड हो जाते हैं और वो सीधा फेंग के सामने पहुंचकर उसे एरोगेंटली अपना इंट्रोडक्शन देता है। जोंग के वहाँ पहुंचने पर हमारा हीरो ज़ेंगडोंग भी काफी एक्साइटेड हो चुका था, क्योंकि उसने सन मून स्वॉर्ड आर्ट टेक्निक के बारे में काफी नाम सुन रखा था। वो कहता है कि अगर ये बंदा यहाँ पर है तो फाइट काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है। सभी लोग दिल थाम कर फाइट का मजा लेने लग गए थे, क्योंकि दोनों के बीच की फाइट काफी इंटेंस हो चुकी थी। तभी अचानक से जोंग यीलिंग की मार्शल आर्ट टेक्निक सन मून स्वॉर्ड टेक्निक के बारे में हमारे जू को भी पता था, पर वो हमारे ज़ेंगडोंग को बताता है कि पता नहीं क्यों ये अपनी स्वॉर्ड टेक्निक में कुछ चेंजेस कर रहा है, और वो चेंजेस बहुत ज्यादा माइनर लेकिन एब्सोल्यूट हैं। उसकी टेक्निक के बारे में अब तक 7 सेट के एल्डर्स को भी पता चल चुका था। वो कहते हैं कि ये बंदा हीरो अलाइज ग्रुप का मेंबर है, एक लौता ऐसा मेंबर जिसने ट्रेडिशनल मार्शल आर्ट को प्रैक्टिस किया था, लेकिन अब इसकी स्वॉर्ड टेक्निक में ये माइनर से चेंजेस ये साबित कर रहे हैं कि ये इसे रिफाइन कर रहा है। क्या ये वापस से घोस्ट सोसाइटी की तरफ जाने की तैयारी कर रहा है? इसके बारे में वो सेक्ट लीडर में से बात करने लगते हैं, क्योंकि ये बंदा उनके सेक्ट का मेंबर है, पर वो कहती है कि मुझे इसने अभी तक इन्फॉर्म नहीं किया। एक सेक्ट लीडर होने के नाते मैं ऐसी छोटी छोटी चीजों पर ज्यादा ध्यान नहीं दे पाई। इस बात से बाकी सारे सेक्ट एडल्ट्स काफी ज्यादा नाराज होते हैं। वहीं दूसरी तरफ हमारे ज़ेंगडोंग और जू इसके अटैकिंग पावर्स को काफी डीपली मॉनिटर कर रहे थे, क्योंकि ये बंदा उन्हें जाना पहचाना लग रहा था। ये बिल्कुल वैसे ही अटैक कर रहा था जैसे कि इन दोनों पर तब हुआ था जब ये इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे। एक पॉइंट पर आकर तो ये दोनों काफी ज्यादा श्योर हो जाते हैं कि ये वही बंदा है, और जब हमारी जेशन पूछती है तो वो उसे भी बता देते हैं कि ये वही बंदा है जिसने उन पर हमला किया था मास्क लगाकर। हालांकि फेंग के साथ हो रही उसकी वो फाइट काफी इंटेंस हो चुकी थी, क्योंकि 2 और सपोर्टर आ जाते हैं जो फेंग के सपोर्ट में आकर फाइट करने लगते हैं, जिससे बेचारे जोंग को अपनी की की पावर का यूज करना पड़ता है, और वो थंडर स्ट्राइक देने का ट्राई कर रहा था। पर उसके अटैक रिलीज करने से पहले ही ये तीनों कल्टीवेटर उसे नीचे फेंक देते हैं, और यहाँ पर फेंग जीत चुका था, जो कि काफी ज्यादा टेंशन दिखाने लग जाता है, और वो बंदा ऊपर से नीचे गिरता है, जिससे उसकी हालत खराब हो चुकी थी। हालांकि जब सारे फेंग की जीत का नारा लगाने लगे थे तो फेंग को दिखाते हैं उसके हाथ कांप रहे थे और उसके पसीने छूट गए थे। उसे खुद भी यकीन नहीं हो रहा था कि वो फाइट कैसे जीत गया, जबकि अनाउंसमेंट होती है कि वो 3 लड़ाई जीत चुका है, इसलिए वो माइनर चैंपियन बन गया है। ये अनाउंसमेंट के साथ ही हमें दूसरी तरफ जोंग को दिखाते हैं, जिसके घायल हो जाने पर सोल्जर्स उसे ट्रीटमेंट के लिए लेकर जाने वाले थे। इधर से जू और ज़ेंगडोंग भी उसका पीछा करने लगते हैं, ये देखने के लिए कि आखिर ये बंदा सच में वही है या फिर उन्हें गलतफहमी हुई है। दूसरी तरफ ज़िएशन
और क्योतोंग पीछे से गार्ड्स और बाकी डिसाइपल्स को संभालने लग गए थे। यहाँ पर पीछा करते करते वो दोनों नोटिस करते हैं कि गार्ड्स उन्हें लेकर मेडिसिन हॉल की तरफ आए हैं, जहाँ दरवाजा खटखटाने पर अंदर से कुछ मास्क मैन निकलकर उन पर अटैक कर देते हैं। साथ ही वो होश में आ रहे जोंग को भी घायल कर देते हैं। और ये देखने के बाद कि ये अननोन मिस्टीरियस कल्टीवेशन वाले बंदे जोंग को अगवा कर रहे हैं, वहाँ पर फेंग एंट्री ले लेता है, जिसे पहले से ही शक हो रहा था कि जोंग ऐसे कैसे हार गया। तो वो उसे बचाने के लिए यहाँ पर आता है और इन लोगों पर हमला कर देता है। हालांकि वो लोग काफी ज्यादा पावरफुल थे, जिनसे ये ओवरकम नहीं कर पाता और वो लोग अमाउंट में भी ज्यादा थे। तो दो लोगों से घेर कर खड़े हो जाते हैं और एक बंदा जोंग को लेकर भागने लग जाता है, जिसे कि हमारा ज़ेंगडोंग बीच में आकर रोकने लग गया था। वो मार्शल आर्ट तो यूज नहीं कर पाता, अपनी की पावर का यूज करके इन्हें ब्लॉक करने लग जाता है। हालांकि फिर भी वो उसका पीछा छुड़ाकर वहाँ से निकलने लग गए थे, जिसे देखकर हमारा जू भी बीच में आ गया था। वो कहता है कि सीनियर ब्रदर, मैं आपकी हेल्प करता हूँ, लेकिन इनमें से एक बंदा काफी चालाकी से उसे उठाकर दूर फेंकने वाला था। बेचारे को बचाने के चक्कर में हमारे ज़ेंगडोंग को आना पड़ता है, जो कि ऑलमोस्ट दीवार से भिड़ ही गया था। उसे बचाने के बाद जब वो इन लोगों को देखता है तो पता लगता है कि ये लोग बहुत शातिर हैं, जानबूझकर उन्हें इस तरीके से ट्रैक कर रहे हैं। अब वो लोग तो जोंग को लेकर वहाँ से निकल गए थे। पीछे रह जाता है फेंग, जिसे कि लग रहा था कि हमारे ज़ेंगडोंग और जू उन लोगों के साथ मिले हुए हैं। तो वो बिना सोचे समझे अपनी स्वॉर्ड उठाकर अपनी पावर रिलीज करके इन पर हमला करने लग जाता है। हालांकि जू से समझाने की कोशिश कर रहा था कि भाई हम भी तो उसके साथ ही फाइट कर रहे थे ना, तो हम उसके साथ कैसे हो सकते हैं, पर इसे कुछ सुनना ही नहीं था। हमले पे हमला करते हुए कह रहा था कि मुझे तो उससे स्वॉर्ड टेक्निक के बारे में पूछना था, तुम लोग उसके पीछे क्यों पड़े थे, मुझे ये समझ नहीं आ रहा। अगर तुम उसके साथ नहीं हो तो यहाँ पर क्या कर रहे हो। जू को पता लग गया था कि इस बंदे को समझाने में टाइम लगेगा, इसलिए वो ज़ेंगडोंग से कहता है कि सीनियर ब्रदर आप उन लोगों के पीछे जाइए, वरना वो हाथ से निकल जाएंगे, इस गधे को मैं देख लूंगा। उसकी बात सुनने के बाद ज़ेंगडोंग फटाफट वहाँ से 9 2 11 हो जाता है और ये देखकर तो अब इसको और ज्यादा गुस्सा आ रहा था, तो वो और जोर शोर से जू पर हमला करने लग जाता है। हालांकि अटैक करते हुए उसका स्वॉर्ड एक दीवार में जाकर फंस गया था। इसी मौके का फायदा उठाते हुए हमारा जू उसके पीछे जाता है और फटाक से अपने प्रेशर पॉइंट्स रिलीज करते हुए उसे फ्रीज कर देता है। वो बंदा भी हैरान था कि ये कौन सी टेक्निक है, और जब जू वहाँ से जा रहा था तो वो कहता है कि हीरो, क्या मैं आपका नाम जान सकता हूँ, क्योंकि आपकी कल्टीवेशन टेक्निक ऑसम है। जू तो बड़ी खुशी खुशी बहुत ही पोलाइटनेस के साथ उसे अपना पूरा नाम बताकर वहाँ से चला जाता है। हालांकि दूसरी तरफ ज़ेंगडोंग को दिखाते हैं, जो ऑलमोस्ट उस मास्क मैन को पकड़ने वाला था कि वो फाइट बैक करने लग गया था, और उन दोनों के बीच में हो रही फाइट का यूज करके वो बंदा छप्पर तोड़कर उसे नीचे फेंक देता है। जिस फ्लोर पर हमारा ज़ेंगडोंग गिरा था वो फ्लोर और कोई नहीं बल्कि रेस्टोरेंट था, जहाँ पर डोंग लेई ने स्काई के साथ फाइट की थी और वहाँ पर उसके एरोज पड़े थे, जिसे देखकर ज़ेंगडोंग काफी इमोशनल हो जाता है। वहाँ पर एरोज की डायरेक्शन और उनके ट्रेसेस देखकर वो समझ गया था कि फाइट कितनी ज्यादा इंटेंस हुई थी, और ये देखकर तो वो गुस्से से और भी भर जाता है। और इसी के साथ तभी वहाँ पर उसी मास्क मैन की एंट्री होती है, जो कि जानबूझकर उसे यहाँ लाया था। पता चलता है कि ये मास्क मैन और कोई नहीं बल्कि गैंग चोर है, वही बंदा जिसने पहले उनके पैसे चुराए थे। उसे देखने के बाद हमारा ज़ेंगडोंग कंफ्यूज हो जाता है। वो कहता है कि आखिर तुम्हारे जोंग से क्या दुश्मनी है। वो कहता है कि मेरी जोंग से कोई पर्सनल दुश्मनी नहीं है, बल्कि मुझे मिशन मिला है उसके साथ उसे कैप्चर करके इंट्रोगेशन करने का। गोंग को पता था कि ज़ेंगडोंग के काफी सारे सवाल हैं, इसलिए वो कहता है कि पिछली फाइट में तुमने मुझे हराया नहीं था, अगर इस बार तुमने मुझे हरा दिया तो फिर मैं तुम्हें सारे सवालों के जवाब दे दूंगा। इतना सुनना था कि हमारा ज़ेंगडोंग अपने एरोज को शूट करके उस पर अटैक करना शुरू कर देता है। ज़ेंगडोंग अटैक करते हुए उसके पास पहुंच गया था और उसने उसका एक बाल उखाड़ लिया था। ये देखकर फेंग भी लाइक कि तुमने चीटिंग की, पर ज़ेंगडोंग गुस्से में था। वो कहता है कि एक बाल के बदले एक सवाल पूछूंगा और मुझे उसका जवाब चाहिए। पहला सवाल ये कि ये मिशन तुम्हें किसने दिया था। ज़ेंगडोंग को गुस्से में देखकर फेंग और ज्यादा बहस नहीं करता, वो बता देता है कि हीरो सोसाइटी ने, और उसके बाद फिर से उन दोनों के बीच फाइट स्टार्ट होती है। और इस बार भी चकमा देते हुए हमारा ज़ेंगडोंग उसका एक बाल खींचकर जोंग यिलिंग की असली आइडेंटिटी के बारे में पूछता है। फेंग का प्लान था कि वो इस फाइट को थोड़ा और खींचे, लेकिन ज़ेंगडोंग के आगे वो ज्यादा देर टिक नहीं पाता और ज़ेंगडोंग के एक किक से वो चेयर पर जाकर बैठ जाता है। और फाइनली उसने जोंग की असली आइडेंटिटी के बारे में बताया था कि वो डीमन कल के 10 मेंबर्स में से 9वां मेंबर है। ये सुनकर तो ज़ेंगडोंग के होश उड़ जाते हैं, उसे बिल्कुल भी इस बात पर यकीन नहीं हो रहा था। और इसी के साथ दूसरी तरफ टूर्नामेंट आज के लिए खत्म हो चुका था। आज की सारी फाइट्स कंप्लीट हो गई थी और अब बाकी की फाइट्स अगले दिन होने वाली थी।
अब इसके बाद हमारे जेंगडोंग को उस बंदे से एक लास्ट सवाल पूछना था। वो ऑलरेडी इस बंदे को शो कर चुका है कि उसकी पावर और लिमिट्स क्या है, तो अब वो खुद को नहीं रोकता बल्कि इसे शो कर देता है कि वो कितना ज्यादा टैलेंटेड है। अपने बोज और एरोस को इस तरीके से प्लान करता है कि ये बंदा पूरी तरह से दीवार से चिपक चुका था। और अब इसके बाद जेंगडोंग एक डरावने से लुक के साथ उसके सामने पहुंचकर बड़े प्यार से उससे पुचकारते हुए कहता है कि मुझे ये बताओ कि वो लोग कहाँ पर हैं। फैंग पूरी तरह से जेंगडोंग के कब्जे में था, तो वो सीटी मारकर अपने साथियों को दरवाजा खोलने को कहता है जो वहीं छुपे हुए थे। दरवाजा खोलने पर जब जेंग उस बंदे के पास पहुंचता है तो पता लगता है कि वो तो बेहोश होने की एक्टिंग कर रहा है। जेंग उसके गाल पर थपेड़े मारते हुए कह रहा था कि होश में आजा ब्रो, मुझे पहले से ही पता है कि तू नौटंकी कर रहा है। उसका ये कहना था कि वो बंदा अपने मुंह से एक ग्रीन कलर की लिक्विड को बाहर निकालता है जो कि उसके सामने मौजूद दो मास्क मैन पर गिरते ही वो जलना शुरू कर देते हैं। वो ये कारनामा करने के बाद वहाँ से बचकर भागने की तैयारी कर रहा था, पर जेंग के रहते वो ऐसा कर नहीं पाता। जेंग 2 ही एरोज में उसे फिर से दीवार से चिपका देता है, पर उसके अटैक की वजह से वो दोनों सोल्जर्स काफी बुरी तरीके से जलते हुए खत्म हो जाते हैं। और अब जेंगडोंग उसके पास पहुंचकर उससे सवाल करता है कि आखिर तुम्हें ये टेक्निक्स किसने सिखाई, और ये बता क्या तू उसे जानता है जिसने मू तियानहाओ को मारा, यानी कि उसके मास्टर को। स्टार्टिंग में तो वो बंदा कुछ भी नहीं बता रहा था, तभी हीरो सोसाइटी का मेंबर होने के नाते फैंग सामने आकर एक पिलर का यूज करके उसे टॉर्चर करने लग जाता है, जिससे बेचारे के घाव से खून आने लग गया था। तो ना चाहते हुए भी उसे अपना मुंह खोलना पड़ता है, लेकिन इससे पहले कि वो किसी भी तरीके की कोई भी डिटेल देता तभी एक अननोन पर्सन उसके चेस्ट में अपनी स्वॉर्ड घुसा देता है, जो कि इनडायरेक्टली फैंग के पैरों को भी हिट कर चुका था। जोंग तो जान से हाथ धो बैठा था, वहीं बेचारे फैंग को अपने पाँव पर बड़ा सा घाव लेना पड़ गया था। उसके पूछने पर कि आखिर वो कौन है जो कि हीरो सोसाइटी के मामले में इंटरफेयर कर रहा है, तभी दरवाजा ओपन करते हुए स्काई सामने आ गया था। हालांकि स्काई उनके सवालों से डरता नहीं है, बल्कि उन पर इल्जाम लगाने लगता है कि आखिर वो कौन है जो कि कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने वाले कल्टीवेटर्स पर हमला कर रहे हैं। फैंग कुछ नहीं बोल पाता, वो तो उसे किक करने वाला था, लेकिन स्काई काफी ज्यादा चालाक था। वो बार बार हमला करके उसके घाव को ही और ज्यादा चोटिल करने लग जाता है। बेचारे फैंग को इतना ज्यादा पेन हो रहा था, लेकिन वो फिर भी स्काई को छोड़ता नहीं है। इधर दूसरी तरफ जेंगडोंग को दिखाते हैं, जो कि किसी तरीके से ये चेक करने का ट्राई कर रहा था कि जेंग जिंदा तो नहीं, पर नब्ज चेक करने के बाद शायद उसे थोड़े से उसकी सांसों की आहट सुनाई देती है। उसे लगता है कि शायद इसके बचने के चांसेस हैं, तो वो भी स्काई को रोकने के लिए उस पर एरो शूट करना शुरू कर देता है। हालांकि जेंग ने जानबूझ के गलत निशाना लगाया था ताकि वो स्काई को वार्निंग दे सके, और इस बार दोबारा वो एरोज तैयार करने शुरू कर देता है, वो भी एक वार्निंग के साथ। लेकिन स्काई को ये देखकर बहुत मजा आ रहा था। वो जानता था कि जेंगडोंग उसे चोट नहीं पहुंचा सकता, इसीलिए वो उसे ब्लेम करते हुए कहता है कि तुझ जैसा त्राश जिसकी कोई वैल्यू नहीं है वो मेरे आगे अपना वेपन तान रहा है। तुझे लगता है कि तू मुझे रोक सकता है? तू भी बिल्कुल अपने भाई जैसा है। मैंने तेरे भाई को इसी स्वॉर्ड से मारा था। और फिर वो दोबारा जोंग की छाती में अपनी स्वॉर्ड को घुसाते हुए उसे घुमा कर दिखाते हुए कहता है कि इसी तरीके से टॉर्चर किया था तेरे भाई को। इधर स्काई उसके भाई के बारे में बात कर रहा था और दूसरी तरफ डोंगले को दिखाते हैं। अचानक से उसकी आंखें ग्रीन कलर की हो जाती है और उसकी डेड बॉडी उठकर जिंदा हो जाती है। वहीं अब तक डोंगले के बारे में बात करने की वजह से स्काई पर हमारे जेंगडोंग का गुस्सा भड़क चुका था और वो अपने स्वॉर्ड के साथ तैयार हो जाता है फाइट करने के लिए। उसने धीरे धीरे अपने बोस को शूट करना शुरू कर दिया था। हालांकि स्काई को उसका पैटर्न बिल्कुल डोंगले की तरह लगता है, तो वो अपने स्वॉर्ड से बड़े आराम से इसे ब्लॉक करा था। लेकिन थोड़ी देर में उसकी गलतफहमी दूर हो जाती है जब हमारे जेंगडोंग का एक बो सीधा उसके मुंह में घुस गया था, जिससे उसकी जीभ कट जाती है और अब वो फाइनली जेंगडोंग को सीरियस लेने लग गया था। तो वो अपनी पावर रिलीज करके जेंगडोंग के सामने अपनी पावर शो करता है कि वो कितना ताकतवर है। हालांकि उसके हमला करने से पहले ही वहाँ पर हमारे क्योदोंग की आवाज आने लग गई थी और उसकी आवाज सुनकर स्काई वहाँ से भागते हुए कहता है कि लगता है जो तुझे मारना चाहते हैं उनसे ज्यादा लोग वो हैं जो तुझे जिंदा देखना चाहते हैं। ये बोलकर वो वहाँ से निकल जाता है। उसके जाने के बाद हमें फैंग को दिखाते हैं, जो ये कह रहा था कि पक्का इसने उस लड़के का मुंह बंद कराने के लिए उसे जान से मारा है। वो डीमन कल्ट के बारे में बहुत कुछ जानता होगा। ये कहते हुए वो भी वहाँ से निकल जाता है क्योंकि उसे अपने साथियों को चेक करना था। उनके डेड देखने पर वो उनके पास से उनका बैच ले लेता है, जो कि ये प्रूव करता था कि वो हीरोइक ग्रुप के मेंबर हैं। सबके वहाँ से जाने के बाद हमारा जेंगडोंग उस बंदे की तलाशी लेने लग गया था। उसके पैरों के नीचे से उसे एक गन पाउडर मिलता है, जिसे देखकर वो हैरान था। वहीं अब तक उसे ढूंढते ढूंढते वहाँ पर क्योदोंग और जू की भी एंट्री हो चुकी थी। सीन शिफ्ट होता है। अब हमें कंपटीशन के नेक्स्ट डे का सीन दिखाते हैं, जहाँ पर मास्टर जेन ने अनाउंसमेंट किया था और सारे कल्टीवेटर्स दोबारा अरेना में आ जाते हैं, जहाँ पर पहले बंदे का नाम पेंग की था और ये वही बंदा था जो कि रास्ते में सफर के दौरान हमारे जू के साथ रेस लगा रहा था। वो बंदा काफी फनी तरीके से खुद
खुद को इंट्रोड्यूस करता है कि तभी अचानक से एक हट्टा कट्टा बंदा उसे चैलेंज करने के लिए अरीना में जंप करता है। बेचारे ने एक मुक्के में उसे नीचे फेंक दिया था और तभी उसकी बात कंप्लीट भी नहीं होती तभी दो नमूने जैसे भाई उसके सामने आ जाते हैं जिनका नाम था लियो 13 और लियो 12। वो दोनों एक साथ उस पर हमला कर देते हैं, जिसे देखकर जू परेशान होते हुए कहता है कि ब्रदर एक साथ दो लोग चैलेंज कर सकते हैं क्या? ज़ेंगडोंग भी लाइक कि हाँ माइनर चैंपियन बनने के लिए कुछ भी जायज है। तो वो खुश हो जाता है, कहता है कि ब्रो आप क्यों नहीं कुछ ट्राई करते। हालांकि कट्टू दूसरे सीन में हमें फेंकी को फाइट करते हुए दिखाते हैं। उन दोनों भाई से लड़ने के लिए उसने अपने स्पिरिचुअल हैंड्स क्रिएट कर दिए थे जो कि काफी पावरफुल थे, जिनसे वो उन दोनों भाई के छक्के छुड़ा रहा था। उन दोनों भाई को हराने के बाद पेंकी माइनर चैंपियन बन जाता है। उसके वहाँ से जाने के बाद जियाओ फैमिली का एक बंदा आता है और वो भी अपने ओपोनेंट्स के छक्के छुड़ा रहा था। हालांकि उसके मूव्स काफी ज्यादा कैलकुलेटेड थे, जिसे देखकर हमारा जू इम्प्रेस हो रहा था और ज़ेंगडोंग उसे सारे के सारे टेक्निक्स को एक्सप्लेन कर रहा था। यहाँ पर उस जियाओ नाम के बंदे की एक पैन नाम की लड़की फैन भी थी जो कि उसे सारे के सारे टेक्निक्स पहले से ही समझा रही थी और ये उसके जीतने की एक और वजह थी। वहीं हमें एक और हट्टे कट्टे बंदे को दिखाते हैं जो एक ऐसे वेपन का यूज कर रहा था जो कि अरीना में होना बैन था, लेकिन फिर भी जियाओ से आराम से हरा देता है। वहीं दूसरी तरफ हमें जू और ज़ेंगडोंग को दिखाते हैं। उन्हें लेने के लिए शाओलिन टेम्पल का एक डिसाइपल आया था। पता चलता है कि इन्हें सेक्ट लीडर्स ने बुलवाया था, जिन्हें जाकर ये गवाही दे देता है कि डीमन कल्ट के मेंबर्स के होने की अफवाह इन दोनों ने उड़ाई थी। वो दोनों बताते हैं कि हाँ जोंग जो कि लास्ट नाइट हारा था वो बंदा और कोई नहीं बल्कि डीमन कल्ट का एक मेंबर था। ये सुनकर मई आकर कहती है कि क्या तुम दोनों के पास इस बात का सबूत है, क्योंकि तुम मेरे सेक्ट को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हो। बाकी एल्डर्स के पूछने पर हमारा ज़ेंगडोंग कहता है कि हाँ हीरो ग्रुप के लोगों ने इसे अपनी आंखों से देखा है। उनकी गवाही सुनने के बाद मास्टर ज़ेनो ने वहीं रुकने का ऑफर कर रहे थे, पर वो बेचारा तो मना करते हुए वहाँ से जल्दी निकल जाता है। उसके जाने के बाद मैं काफी ज्यादा सस्पिशियस लग रही थी और यहाँ एल्डर्स इसी बारे में बात कर रहे थे कि सेफ्टी पहले आनी चाहिए। अगर डीमन कल्ट्स के लोग यहाँ पर घूम रहे हैं और हीरोइक टीम के लोग उन्हें ढूंढ कर मार रहे हैं तो हमारे ऊपर खतरा अभी भी मंडरा रहा है। मैं अपनी सफाई पेश करते हुए कहती है कि उसे इस मैटर के बारे में कुछ नहीं पता था। हालांकि वो इस मैटर को हल्के में नहीं लेगी, इन्वेस्टिगेशन कराएगी, वो भी अच्छे से, जिस पर सारे सेक्ट लीडर तैयार हो जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ हमें बाकी डिसाइपल्स की फाइट दिखा रहे थे। उसी के साथ शाओलिन टेम्पल के चीफ एल्डर हमारे ज़ेंगडोंग और जू से मिलने आते हैं, जिनसे बात करने पर हमारे हीरो को पता लगता है कि उसके मास्टर ने 12 साल पहले इस कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया था और उसने फेमस पैंग के साथ फाइट की थी, जहां दोनों ने कंपटीशन के एंड में आकर दो बड़े चुनौतियों का सामना किया था। वो दोनों काफी अच्छे दोस्त थे और उस टाइम पे ताइहान माउंटेन के बैंडिट्स काफी चरम पर पहुंच चुके थे। वहीं दूसरी तरफ डीमन कल्ट के लोग भी काफी जोरों शोरों से बढ़ने लग गए थे। तो उन दोनों ने अपनी ड्यूअल पार्टनरशिप को एंड किया और डिसाइड किया कि वो कंपटीशन एक दूसरे के साथ फाइट करके नहीं लड़ेंगे, बल्कि एक एक करके इन कल्ट का खात्मा करने के बाद जो सबसे पहले अपने इस मिशन को कंप्लीट करेगा उसे ही स्वॉर्ड चैंपियन माना जाएगा। तो जब ज़ेंगडोंग पूछता है कि क्या उसके मास्टर ने इस मिशन को कंप्लीट किया, एल्डर बताते हैं कि तुम्हारे मास्टर ने 4 साल तक लगातार एक एक डीमन कल्ट के मेंबर को ढूंढ कर उन्हें मारा। ये सुनकर ज़ेंगडोंग के मन में उसके मास्टर की इज्जत और ज्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि उसके मास्टर वैसे नहीं थे जैसा बाकी सब बताते थे। उसके मास्टर तो काफी बड़े हीरो थे। पर चीफ एल्डर का कहना था कि इस बारे में जो सच है वो तुम्हें खुद निकालना होगा, क्योंकि पूरी सच्चाई किसी को भी नहीं पता। वही जियाओ नाम के डिसाइपल को दिखाते हैं। उसका ओपोनेंट काफी तगड़ा था। उसके साथ फाइट करते हुए वो अज़ूरी ड्रैगन सीज टेक्निक का यूज करके उसे हरा देता है। हालांकि फाइट काफी इंटेंस थी। उसके जीतने के बाद चीफ एल्डर उसे कहते हैं कि वो चाहे जीते या हारे वो एक हीरो है, क्योंकि उसके ऊपर अपने क्लैन को बचाने की जिम्मेदारी है। ये वर्ड्स उन्होंने इनडायरेक्टली हमारे ज़ेंगडोंग को कहा था उसके मास्टर के लिए, क्योंकि बचपन में उसके मास्टर ने सेम यही वर्ड्स उसे कहे थे कि चाहे तुम जीतो या हारो तुम तब भी एक हीरो रहोगे। सभी की फाइट कंप्लीट हो जाने के बाद वहाँ पर एल्डर ज़ेंग आते हैं, जो कि अनाउंसमेंट कर रहे थे कि आगे की फाइट के लिए वो डिसाइपल्स को चैलेंज करेंगे। पर तभी वहाँ पर स्काई एंट्री मारता है और जबरदस्ती वो सबके साथ फाइट करना चाहता था। एल्डर के रोकने पर वो कहता है कि मैं सबसे ज्यादा ताकतवर हूँ। उसके पास पर्पल स्वॉर्ड मौजूद थी, जिसे दिखाकर वो आधे लोगों को उकसा देता है और आधे लोगों का खून खौला देता है। उसने तो इनडायरेक्टली हमारे जिएशन को भी चैलेंज कर दिया था कि वो उसके साथ भी लड़ेगा, जिसे देखकर जिएशन का खून खौल चुका था। हालांकि उसके सेक्ट के डिसाइपल का
तो दिल कर रहा था कि जाकर उसकी गर्दन उड़ा दे, लेकिन अभी वो कुछ नहीं कर सकते थे। वहीं स्काई खुलेआम सारे डिसाइपल को चैलेंज करता है कि कल उसके साथ फाइट करने के लिए सारे तैयार रहे, क्योंकि वो किसी पर रहम नहीं खाने वाला। वहीं द डीमन कल्ट के लीडर को दिखाते हैं, वो भी अनाउंसमेंट कर देता है कि जितने भी डिसाइपल उसके ग्रुप में हैं, वो सभी लोग टावर के आसपास इकट्ठा हो जाएं। कल उन्हें काफी बड़ा धमाका करना है। डीमन कल्ट के उस लीडर को दिखाते हैं जो कि पूरी तरह से सोल्जर्स से घिर चुका था, लेकिन वो अपनी शैडो टेक्निक का यूज करके उनसे बचता जा रहा था। उसकी पावर काफी ज्यादा जबरदस्त थी, क्योंकि उसके एक स्ट्राइक पर ये सारे सोल्जर्स बिखर जाते हैं और वो बड़े आराम से उनसे बचते हुए अपनी शैडो फायर से उन सभी को जलाकर राख कर देता है। रास्ता क्लियर करते ही वो अपनी आर्मीज को अंदर एंटर करने के लिए अलाउ कर चुका था, जो कि काफी ज्यादा थे, और उसके वहाँ से जाते ही हमें उसके पास मौजूद एक पेंडेंट वहाँ पर गिरा हुआ दिखता है। इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है, हमें लो यंग कंपटीशन का तीसरा दिन दिखाते हैं, जहाँ पर फाइनली इस कंपटीशन को ऑफिशियली स्टार्ट किया जाता है, जहाँ पर स्वॉर्ड चैंपियन को चूज किया जाएगा। फाइट के स्टार्ट होते ही स्काई के साथ उसका ओपोनेंट बनकर आता है फैंकी, जो कि आते ही लड़कियों के साथ फ्लर्ट करने लग गया था कि आज का ये मैच जीतने के बाद मैं अपनी फ्यूचर वाइफ को चूज करूंगा। ये सुनकर स्काई भी लाइक, तू बचेगा तब तो मैच मेकिंग करेगा ना। और वो बंदा अपनी पावर को लेकर इतना कॉन्फिडेंट था कि कहता है कि कौन रोकेगा मुझे, तुम। और फिर जैसे ही स्काई उस पर हमला करता है, काफी इजीली उसने इस हमले को डॉज कर लिया था, जिसे देखकर तो बाकी सारे डिसाइपल्स हैरान रह जाते हैं कि स्काई के इस अटैक को जंप करके बच गया। ऐसा तो हम भी नहीं कर पाए थे जब ये हमारे सेट में था। वही कंपटीशन से कुछ दूरी पे हमें ज़ेंगडोंग और जू को दिखाते हैं। वो इस कंपटीशन को देखने नहीं गए थे, तो बेचारा जू बहुत ज्यादा परेशान होते हुए कहता है कि सीनियर ब्रदर, आखिर हम फाइट देखने क्यों नहीं गए। ज़ेंगडोंग बताता है क्योंकि हम किसी का वेट कर रहे हैं, और वो कोई और नहीं बल्कि खबरी लाल था, जो कि खबर देने आया था। स्टार्टिंग में उसे पैसे चाहिए थे, लेकिन हमारा ज़ेंगडोंग इतना गुस्से में घूर कर उसे जबरदस्त लात चढ़ते हुए ऊपर टावर से नीचे फेंक देता है, जिसे देखकर तो जू को हंसी आ जाती है। और जो पेपर उसने पकड़ाया था उसमें जनरल मैंशन का एड्रेस लिखा हुआ था, तो वो लोग फटाफट दबे पाँव जनरल मैंशन के बाहर पहुँचते हैं, जहाँ जाने के बाद वो आगे के नजारे को देखकर हैरान थे, क्योंकि वहाँ पर पहरा देने वाला एक भी गार्ड मौजूद नहीं था। जू के पूछने पर कि सीनियर ब्रदर, आखिर हम यहाँ पर क्या करने आए, ज़ेंगडोंग बताता है कि हमने जोंग के पाँव के नीचे से गन पाउडर के ट्रेस देखे थे, तो पक्का वो स्टोरेज रूम के आसपास ही होगा। स्टोरेज रूम के पास पहुंचने के बाद हमारे ज़ेंगडोंग को वहां पर गन पाउडर के ट्रेसेस मिलते हैं। वो समझ आता है कि किसी ने सबूत के साथ छेड़छाड़ की है। जैसे ही वो स्टोरेज रूम के अंदर पहुंचते हैं, वहां पर पड़ी हुई चीजों को देखकर वो समझ आते हैं कि कोई यहाँ से गन पाउडर चुरा करके है, और ये काम और किसी का नहीं बल्कि डीमन कल्ट के लोगों का था। वो देखते हैं कि वहाँ पर गन पाउडर के निशान है, तो फटाफट से वो फ्लेम को बंद करके उस गन पाउडर के निशान का पीछा करने लग जाते हैं। अब तक उन्हें वो डीमन कल्ट के मेंबर के हाथों से गिरी हुई चीज भी मिल गई थी, जिसे छूते ही हमारे ज़ेंगडोंग को एक जोर का झटका लगता है, क्योंकि अब भी उसमें वो मिस्टीरियस फायर मौजूद थी। तो ये पता लगते ही ज़ेंगडोंग और जू फटाफट से जिएशन के पास जाकर इस बारे में खबर करते हैं। श्योर होने के बाद जिएशन अपने डिसाइपल्स यानी कि जूनियर डिसाइपल्स को ऑर्डर देती है कि वो ज़ेंगडोंग को फॉलो करे। तो फिर क्या था, वो सभी लोग ज़ेंगडोंग के ऑर्डर पर वहाँ से निकल जाते हैं उस अरीना को प्रोटेक्ट करने के लिए। वहीं दूसरी तरफ हमारे जिएशन ने जू को रोक लिया था। वो उसके कानों में चुपके चुपके खबर बताती है, और वो ये था कि एक सीक्रेट स्वॉर्ड लुओयांग टावर पर मौजूद है, जो कि उसे किसी को नहीं देना, क्योंकि इसके बारे में किसी को कोई खबर नहीं है। अब जू के पास ज़ेंगडोंग की स्वॉर्ड मौजूद थी, क्योंकि वो जानता था कि ज़ेंगडोंग भी कुछ बड़ा करने वाला है। अब तक इस बारे में हमारे सेक्ट के एड्रेस को भी खबर लग चुकी थी, और वो भी डिसाइड करने लगते हैं कि इन डीमन कल्ट के लोगों को कैसे सबक सिखाया जाए। वहीं सीन शिफ्ट होता है और हमें फैंक को दिखाते हैं, जो कि स्काई के साथ फाइट को अभी तक कंटिन्यू किए जा रहा था। स्काई के साथ फाइट करने के लिए फैंकी ने अपने मार्शल हैंड्स को भी बाहर निकाल लिया था। उसके स्पिरिचुअल हैंड्स भी स्वॉर्ड का यूज करके स्काई के साथ फाइट करने लगते हैं, जहां स्काई उन पर भारी पड़ रहा था। क्लियरली वो एक पर्पल फ्लेम नाम की टेक्निक का यूज कर रहा था। अगर यहाँ पर फैंकी ने स्काई को हरा दिया तो ये टेक्निक हमेशा हमेशा के लिए फैंक फैमिली की हो जाएगी। इसीलिए स्काई भी अपना पूरा जोर लगा रहा था, और फैंकी तो उसके सामने किसी बच्चे की तरह था, लेकिन फिर भी वो अपना पूरा जोर लगाने लगता है, क्योंकि वो जानता था कि स्काई कुछ नहीं बल्कि एक नंबर का लालची है। वो फैंक फैमिली की सीक्रेट टेक्निक्स हासिल करना चाहता है। फैंकी ने अपनी फैंक फैमिली के खास टेक्निक टाइगर ब्लेड टेक्निक का यूज करना शुरू कर दिया था, जहाँ उसके स्पिरिचुअल और उसके ओरिजिनल हैंड्स मिलकर ब्लेड्स को तोड़ देते हैं, और वो टूटे हुए स्वॉर्ड के साथ ही फाइट को कंटिन्यू करने वाला था। वो टूटे हुए स्वॉर्ड के टुकड़ों को भी हमारे स्काई पर पीछे से थ्रो कर रहा था, जिससे स्काई के लिए अब इस टेक्निक के अटैक्स को ब्लॉक करना मुश्किल होता जा रहा था, क्योंकि फैंकी टूटे हुए स्वॉर्ड के साथ सामने से और उनके टुकड़ों से पीछे से हमला कर रहा था। पर स्काई फैंकी को रोकने के लिए उसे कहता है कि अब मैं तुझे दिखाता हूँ कि असली पावर क्या होती है, और फिर वो स्टारफॉल नाम की टेक्निक को मास्टर करते हुए स्टेलर ट्रांसफॉर्मेशन पर एक्टिवेट कर चुका था, जिससे स्काई के 6 फॉर्म्स क्रिएट हो जाते हैं और वो एक एक करके अटैक करते हैं। वहीं उस अटैक को ब्लॉक करने के लिए यहाँ पर हमारे हीरो ने भी
फैंकी ने भी एक खास तरीके की टेक्निक का यूज करना शुरू कर दिया था, जो कि था शैडो रियल्म। स्टारफॉल टेक्निक सच में काफी ज्यादा कमाल की टेक्निक थी। ज़ेंगडोंग भी नीचे से इसे विटनेस कर रहा था। वहाँ पर क्योतोंग भी मौजूद थी। वो दोनों इस बारे में बात करने लगते हैं कि स्टारफॉल टेक्निक की वजह से अब बेचारा फैंकी ज्यादा देर टिक नहीं पाएगा। तभी वहाँ पर भागते भागते जू भी पहुँच जाता है, जिसके हाथ में 2 स्वॉर्ड मौजूद थी। वो क्योतोंग को वहाँ देखकर हैरान होते हुए कहता है कि तुम भी यहाँ पर हो। तभी वो फाइट पर ध्यान देने लग जाता है। और आपको तो पता है हमारे जू को बाकी सारे लोगों से ज्यादा नॉलेज है, क्योंकि उसने किताबें बहुत ज्यादा पढ़ी है। तो वो जैसे ही स्काई को इस टेक्निक को परफॉर्म करता देखता है, वो कहता है कि ये स्वॉर्ड स्टारफॉल नाइट एसेंस का यूज कर रहा है। ये कोई टेक्निक नहीं है, बल्कि ये एक तरीके का मेथड है जो कि स्टार से कल्टीवेशन पावर को एब्जॉर्ब करके अपने अटैक में इंक्लूड करने को कहते हैं। जितने अनगिनत तारे आसमान में होंगे, उतनी ज्यादा स्पिरिचुअल एनर्जी आप एब्जॉर्ब कर पाओगे। इसीलिए इसके सामने कोई भी अटैक ज्यादा देर तक काम नहीं करेगा। सू के मुंह से ये सारी बातें सुनने के बाद ज़ेंगडोंग अलग डायरेक्शन में सोचने लग गया था। वो फटाफट से अरीना के सामने पहुंचता है और कहता है कि स्काई को पावर स्टार से मिल रही है। और फिर वो उस गन पाउडर के बारे में सोचने लगता है। आसपास चारों तरफ आग थी और चारों तरफ गार्ड्स का पहरा था। वो कहता है कि यहाँ पर इतनी आग है, अगर गन पाउडर यहाँ होता तो जरा सी चिंगारी से ये जगह जल चुकी होती। इसका मतलब ये है कि वो लोग गलत डायरेक्शन में सोच रहे हैं, उन्हें किसी और तरह से सोचना होगा। इधर अरीना में दिखाते हैं स्काई ने अपने अटैक के साथ अपने स्नेक को भी थ्रो कर दिया था, क्योंकि वो अटैक काफी ज्यादा पावरफुल हो चुका था। इसलिए किसी का ध्यान नहीं जाता उसकी इस गंदी स्ट्रेटेजी पर। वहीं फैंकी स्काई के इस खतरनाक अटैक को ब्लॉक करने के लिए अपनी 7 स्वॉर्ड को भी बाहर निकाल चुका था, लेकिन ज्यादा असर नहीं होता। स्काई का अटैक सच में बहुत ज्यादा पावरफुल और प्रेशर वाला था। वो उससे हिट होते ही अरीना को तोड़ते हुए नीचे गिरने लग गया था और उसके स्नेक ने भी उसका काम तमाम कर दिया था। जैसे ही उन दोनों की फाइट एंड होती है, यहाँ स्काई को विनर घोषित कर दिया जाता है। और अब नेक्स्ट उसके साथ फाइट करने आता है ज़्याओ, और उसकी पार्टनर पैंग भी उसे सपोर्ट करने के लिए फुल फॉर्म में थी। वहीं ज़ेंगडोंग को कोई सबूत नहीं मिलता, तो वो वापस जिएशन के पास पहुंच जाता है, जहां दोनों ही निराश हो चुके थे, क्योंकि अभी तक उन्हें कोई लीड नहीं मिली। वहीं इधर ज़्याओ को दिखाते हैं। आपको तो पता ही है कि वो कितना कैलकुलेटिंग मूव करता है, जिसके पीछे की वजह उसकी पार्टनर पैंग है, जो कि उसे बता रही थी कि उसे कौन सी टेक्निक का यूज करना चाहिए। उसने यहाँ पर माउंटेन सी नाम की टेक्निक का यूज करके स्काई पर यह अटैक थ्रो कर दिया था, जिससे बचने के लिए स्काई को अपनी पूरी ताकत लगानी पड़ती है। 2-4 मूव्स में ही उस बंदे ने शो कर दिया था कि आखिर वो क्यों स्वॉर्ड चैंपियन बनने के लायक है, क्योंकि उसने अपने अजूरे टेक्निक के हेल्प से स्काई को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया था। और ये देखकर स्काई स्ट्रेटेजी बनाने लग जाता है। वो समझ जाता है कि वो इस तरीके से ज़्याओ से नहीं लड़ पाएगा, तो वो अपनी स्वॉर्ड की स्ट्राइक को गलती से उसकी पार्टनर की तरफ थ्रो करने की एक्टिंग करता है, जबकि ये उसका कैलकुलेटिंग मूव था। उसने जान के पैंग को निशाना बनाया था, और जैसे ही पैंग पर बात आती है, ज़्याओ अपने स्पेयर को उससे बचाने के लिए उसकी तरफ थ्रो कर देता है, जिससे उसने अपनी पार्टनर को तो बचा लिया था, लेकिन वो स्काई के हत्थे चढ़ जाता है, क्योंकि स्काई ने अपनी स्वॉर्ड को उसके कंधे पर धंसा दिया था। वो भी एक वार्निंग देते हुए कि अगर वो यहाँ से नहीं हटा तो वो उसे जान से मार देगा। और जब ज़्याओ अपनी पार्टनर से पूछता है कि उसे क्या करना चाहिए, उसकी पार्टनर भी डरते हुए उसे पीछे हटने को कहती है। पर ज़्याओ एक सच्चा सोल्जर था, इसलिए वो बिना स्पेयर के ही उसके साथ फाइट करना कंटिन्यू करता है। हालांकि स्काई को बहुत मजा आ रहा था, तो वो उसे टॉर्चर करते हुए अपनी स्वॉर्ड को दोबारा उसकी बॉडी में घुसा देता है। हालांकि ज़्याओ ने भी शो कर दिया था कि वो कोई कच्चा खिलाड़ी नहीं। उसने थोड़ी ही देर में स्काई को बिना वेपन के ही पीछे हटने पर मजबूर कर दिया था। और ये देखकर स्काई जब ज़्याओ अपनी वेपन लेने को ट्राई करता है, तो वो उसके वेपन के 2 टुकड़े कर देता है और फिर से अपनी स्वॉर्ड को उसकी पार्टनर की तरफ थ्रो कर देता है, क्योंकि वो जानता था कि ये बंदा अपनी पार्टनर को कुछ नहीं होने देगा। और होता भी बिल्कुल ऐसा ही है। ज़्याओ बिना कुछ सोचे समझे अपनी पार्टनर को बचाने के लिए वो स्वॉर्ड अपनी पीठ पर खा चुका था। ये देखकर पैंग नाराज हो जाती है। वो कहती है कि ज़्याओ फैमिली को तुम्हारी जरूरत थी, तो आखिर तुमने खुद को सेक्रीफाइस क्यों किया। पर उस बंदे का कहना था कि ज़्याओ फैमिली का कोई वजूद नहीं अगर तुम ही वहाँ पर ना हो तो। हालांकि स्काई ने अपने एक और ओपोनेंट को जान से मार दिया था। और जब इस बारे में ज़ेंगडोंग को पता चलता है, तो जिएशन कहती है कि वो जानती है कि ये कितना बड़ा कमीना है। इसे दूसरों की कमजोरी का फायदा उठाकर उन्हें तड़पते हुए देखना बहुत अच्छा लगता है। और यही वजह है कि वो पहले से जानती है कि ज़्याओ इसके सामने ये मुकाबला नहीं जीत पाएगा। हालांकि वहाँ पर मौजूद ऑडियंस भी हमारे स्काई से नाराज हो चुकी थी। वो उस तरीके की जीत को नहीं मानती, बल्कि वो असली हीरो बेचारे ज़्याओ को ही मान रही थी, जो कि घायल होने के बाद अपने घर वापस जाना चाहता था। यहाँ पर जू, ज़ेंगडोंग, क्योतोंग और जिएशन भी उसे हीरो की रिस्पेक्ट देते हैं। जब वो वापस जा रहे थे, तो स्काई से ये हजम नहीं होता, तो वो उसके स्पेयर के टुकड़े को वापस उसकी तरफ अटैक करने को लेकर थ्रो करता है, लेकिन उस अटैक को हमारे हीरो ज़ेंगडोंग ने ब्लॉक कर लिया था, वो भी अपनी स्वॉर्ड के साथ। पहले तो स्काई को काफी गुस्सा आता है, लेकिन फिर उसकी आंखों में चमक आ जाती है, क्योंकि वो जानता था उसकी फाइट सबसे पावरफुल स्वॉर्डमैन से होने वाली है। और अब आप लोग कुर्सी की पेटी बांध लीजिए,
क्योंकि हमारे हीरो ने फिर से अपने वेपन को उठा लिया, क्योंकि जियाशान गुस्से से भर चुकी थी और वो स्काई के साथ फाइट करना चाहती थी, पर वो ऑलरेडी एक क्राइम की सस्पेक्ट है, इसीलिए हमारा ज़ेंगडोंग उस पर कोई और आंच नहीं आने देना चाहता था। इसलिए वो काफी कूल तरीके से उसे रोकते हुए कहता है कि मैं देखता हूँ उसे। और जिस तरीके से उसने 10 साल पहले जंप लगाकर वहाँ से रवानगी हासिल की थी, आज फिर से उसी अंदाज में उसे जंप लगाता देखकर जियाशान श्योर हो जाती है कि ये और कोई नहीं बल्कि उसका वही सीनियर ब्रदर है जिसे वो 10 सालों से पसंद करती आ रही है। ज़ेंगडोंग को देखते ही उसकी आंखों में अलग चमक ही आ जाती है और वहीं स्काई भी खतरनाक लुक देते हुए शो कर देता है कि वो हमारे हीरो को नहीं छोड़ने वाला। वो इस दिन का कब से इंतजार करा था कि वो अपने सबसे खतरनाक ओपोनेंट के साथ फाइट करके उसे रास्ते से हटा दे, और इसी वजह से उसने स्टारफॉल नाम की वो खतरनाक टेक्निक भी मास्टर की जिसे सिर्फ 3 ही लोग जानते हैं। हमारे हीरो के मास्टर ने उसे चोरी चुपके सिखाया था और उसने पूरी तरह से इसे मास्टर कर लिया था। दूसरी जियाशान क्योंकि उसके सीनियर ब्रदर ये टेक्निक जानते थे, और तीसरा स्काई क्योंकि वो सबसे पावरफुल होना चाहता था, और इसी वजह से तो वो ढूंढ ढूंढ के उन लोगों को मारता जा रहा था जिसे ये टेक्निक आती है। इससे पहले कि इन दोनों की फाइट हो, कहानी कुछ महीनों पीछे जाती है। उसी वक्त पे जब माउंटेन के बैनेट को पकड़कर ले जाया जा रहा था स्काई, जो कि हमारे जियाशान के साथ फाइट करके वहां से रवाना हो चुका था, तभी रास्ते पर उस पर एक छोटा सा स्टोन थ्रो किया जाता है जो कि काफी ज्यादा फोर्स के साथ बढ़ रहा था। वो उस अटैक को डॉज तो कर लेता है, लेकिन वो हैरान था कि कौन है जो उस पर स्नीक अटैक ट्राई कर रहा है। ये अटैक करने वाला पर्सन और कोई नहीं बल्कि डीमन कल्ट का लीडर था, जो कि उसके सामने आ जाता है। उस डीमन कल्ट के बंदे को देखते ही स्काई काफी ज्यादा अटेंटिव होकर फटाफट से अपनी स्वॉर्ड निकाल कर उस पर अटैक थ्रो करने वाला था, ये पूछते हुए कि आखिर तुम कौन हो। पर वो बंदा जवाब देते हुए कहता है कि मैं जानता हूँ कि तुम्हारा नाम स्काई है और तुम ऑलरेडी अपने टियानसियान सेट को छोड़कर दूसरे सेट को ज्वाइन कर चुके हो, लेकिन क्या हो अगर मैं तुम्हें कहूँ कि तुम्हें वो ग्लोरी जो बाकी दोनों सेट नहीं दे पाए वो मैं दे सकता हूँ, तो क्या तुम मेरी बात सुनोगे। इस पर हमारा स्काई रिएक्ट करते हुए उस पर अटैक करने वाला था, पर वो बंदा सच में काफी ज्यादा पावरफुल था। 2-4 मूव्स में ही स्काई के अटैक को ब्लॉक करते हुए वो उसकी स्वॉर्ड को उसके हाथ से फेंक देता है। इतना ही नहीं, वो तो स्काई को पीछे पुश करते हुए उस पर हमला करने वाला था। उसने एक खतरनाक मेथड का यूज करते हुए स्काई पर वही फ्लेम यूज किया था जिससे हमारा स्काई उसके कॉन्शियस माइंड में पहुंच जाता है, जो कि किसी अलग ही यूनिवर्स की तरह लग रही थी। वो बंदा स्काई के कॉन्शियस सी में पहुंचकर उसे पानी में डुबोकर टॉर्चर करना शुरू कर देता है। स्काई सरवाइव करने के लिए जद्दोजहद कर रहा था, तभी देखते ही देखते वहाँ पर उसके काफी सारे शेडोज क्रिएट हो जाते हैं जो कि देखने से ही इविल लग रहे थे। तभी देखते ही देखते वो मास्क मैन भी फुल बॉडी के साथ उसके सामने अपीयर हो जाता है, जो अपनी पावर का यूज करके कहता है कि मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि मैं तुम्हारे साथ क्या कर सकता हूँ। और फिर वो वहाँ पर उसके जो 4 फॉर्म्स क्रिएट हुए थे उनमें अपनी एनर्जी ट्रांसफर करना शुरू कर देता है, ये कहते हुए कि ये एक कुनलुन डिवाइन आर्ट है। और फिर वो क्लोन्स जो कि उसके फॉर्म्स में थे वो धीरे धीरे मास्क में क्रिएट हो जाते हैं, और वो बताता है कि ये पावरफुल फॉर्म्स और कुछ नहीं बल्कि तुम्हारे ही 4 पावरफुल इमोशंस हैं। पहला तुम्हारी काइंडनेस, दूसरा तुम्हारी सॉफ्टनेस, तीसरा कंपेनियनशिप और चौथा तुम्हारी दया। ये सारे ही इमोशन डिमोनिक पावर के साथ रिप्लेस हो जाएंगे और उसके बाद जो तुम्हारा वर्जन क्रिएट होगा वो सबसे ज्यादा पावरफुल और ऐसा क्रिएचर बन जाएगा जो कि कभी भी आज से पहले एग्जिस्ट नहीं करता होगा। धीरे धीरे उसके इमोशन से क्रिएट हुए वो सारे के सारे मास्क उसकी बॉडी में एंटर करना शुरू कर देते हैं, जिससे उसे काफी ज्यादा पेन हो रहा था, लेकिन धीरे ही धीरे उसकी एनर्जी एक्सप्लीड हो रही थी, जिससे पता चलता है कि वो धीरे धीरे ताकतवर होता जा रहा है। जैसे ही ये चारों के चारों पावर्स उसकी बॉडी के अंदर एंटर होते हैं, उसके स्पिरिचुअल सी में तहलका मच जाता है। देखते ही देखते वो रियल वर्ल्ड में वापस आ जाते हैं, जहाँ इतनी पावर को वो संभाल नहीं पाता और जमीन पर गिर जाता है। डीमन कल्ट का वो लीडर वहाँ से जाते हुए कह रहा था कि अब देखना तुम एक टॉप टायर डीमन मास्टर बन जाओगे, बस अपनी पावर को यूज करना सीख लो क्योंकि ये अनलिमिटेड पावर्स है। स्काई अपनी पावर को चेक करता है, सच में वो काफी ज्यादा पावरफुल हो चुका था। उसकी स्पिरिचुअल एनर्जी भी एकदम से बढ़ चुकी थी, लेकिन वो जानता था कि उसे ये पावर किसी कीमत की वजह से मिली है। तो वो उस बंदे से पूछता है कि मुझे तुम्हारे लिए क्या करना होगा। वो मास्कमैन समझ जाता है कि अब स्काई उसका आदमी बन चुका है। वो कहता है कि ज्यादा कुछ नहीं, बस तुम्हें लोयांग अरीना में जाकर स्वॉर्ड चैंपियन बनना है। तो वो भी एक इविल स्माइल करते हुए तैयार हो चुका था, और यही वजह थी कि हमें पता लग गया था कि वो डीमन कल्ट के साथ जुड़ा हुआ है। सीन प्रेजेंट में शिफ्ट होता है, जहाँ पर हमारा ज़ेंगडोंग और स्काई आमने सामने थे। इधर जियाशान को दिखाते हैं, जो कि हमारे जू से कहती है कि मैंने तुम्हें जो स्वॉर्ड लाने को कहा था तुम वो ले आए ना। उसके हाथ में 2 स्वॉर्ड थी। तो जैसे ही हमारा ज़ेंगडोंग अपने इस जूनियर ब्रदर से स्वॉर्ड मांगता है, तो वो कंफ्यूज हो गया था और प्रेशर में आकर उसे टियानशियान सेट की स्वॉर्ड हैंड ओवर कर चुका था। बेचारा ज़ेंगडोंग ये देखकर हैरान रह जाता है और हमारे जू से कहता है कि तूने मुझे ये वाली स्वॉर्ड क्यों दी, मरवाना चाहता है क्या। जू भी लाइक सीनियर ब्रदर, मैं जानता हूँ कि आपकी सबसे अच्छी टेक्निक
स्टार फॉल नाइट टेक्निक है, उसी का यूज करो क्योंकि मैं जानता हूँ कि आप सबसे अच्छे हैं उसमें। उस टेक्निक का यूज करके इस बंदे को हरा दो और दिखा दो कि आप कितने ज्यादा पावरफुल हो। हालांकि हमारा ज़ेंगडोंग सोच ही रहा था कि क्या उसे ये टेक्निक यूज करनी चाहिए भी या नहीं। तभी वह अचानक से टियान शान सेट की स्वॉर्ड को बाहर निकालता है और पांचों के पांचों एल्डर्स उसके सामने आ जाते हैं। सबसे ज्यादा गुस्से में तो एल्डर मोरोंग लग रही थी, जैसे कि वो इसी दिन का इंतजार कर रही हो। अपनी स्वॉर्ड निकालकर वो ज़ेंगडोंग को धमकी देते हुए कहती है कि क्या तुम अपनी ओथ को भूल गए हो? 10 साल पहले तुमने सभी एल्डर्स के सामने ये कसम खाई थी कि तुम किसी भी टेक्निक को यूज नहीं करोगे और आज तुमने वो कसम तोड़ दी। बाकी सारे एल्डर्स भी उसे बुरा भला कहना शुरू कर देते हैं कि तुम 10 साल पहले वाली ही गलती कर रहे हो, जबकि हमने पिछली बार तुम्हें छोड़ दिया था। ज़ेंगडोंग को 10 साल पहले हुई उसके साथ वो घटना दोबारा याद आ जाती है, कैसे इन एल्डर्स ने उसे चेन में ट्रैप कर लिया था और उसने कसम खाई थी। ज़ियशन को दिखाते हैं जो कि अभी भी इसी कश्मकश में थी कि क्या ये उसी के सीनियर ब्रदर है। अब पूरी तरह से श्योर हो जाती है कि हाँ, क्योंकि सभी एल्डर्स उसे अपनी स्वॉर्ड को सैक्रिफाइस करते हुए बेड़ियों में जकड़ने का ऑर्डर दे देते हैं। तभी वहाँ पर सोल्जर्स भी आ जाते हैं उसे ट्रैप करने के लिए, बिल्कुल ज़ियशन की तरह। पर इससे पहले कि वो आगे बढ़ते, हमारा ज़ेंगडोंग तेजी से अपनी की की पावर को रिलीज करता है। वहाँ पर एक जबरदस्त प्रेशर क्रिएट हो चुका था। इस प्रेशर को वो सोल्जर्स तो संभाल नहीं पाते, अरीना से नीचे गिर जाते हैं। यहाँ पर एल्डर्स भी अपनी जगह से 2 इंच पीछे हट चुके थे। उसे अपनी पावर्स यूज करता देखकर तो बाकी सारे एल्डर्स भी डर के मारे कांप चुके थे, क्योंकि वो जानते हैं कि ये लड़का कितना पावरफुल है। यहाँ पर ज़ेंगडोंग ने सभी एल्डर्स से रिक्वेस्ट की थी कि उसके भाई को मारने वाला और कोई नहीं बल्कि स्काई है, और इसने हीरो जियाओ को भी जान से मारने की कोशिश की, वो भी गलत तरीके से, फेयर फाइट नहीं की। तो वो उन दोनों की मौत का बदला लेना चाहता है और इसके लिए वो एडो क्लैन 7 सेट्स की टेक्निक का यूज करेगा। उसके बाद चाहे बेशक से एल्डर्स उसे कोई भी सजा दे सकते हैं। उसकी इस रिक्वेस्ट को सुनने के बाद वहाँ पर मौजूद सभी ऑडियंस उसके लिए चेयर करने लग गए थे, ये कहते हुए कि हाँ, उसे लड़ने का मौका दिया जाए। अब ये सब देखकर बेचारे एल्डर्स कुछ नहीं कह पाते, क्योंकि प्रेशर ऑडियंस का था और स्काई को ये सब देखकर बहुत मजा आ रहा था, क्योंकि चीजें उसके हिसाब से हो रही थी। एक बार अगर वो हमारे ज़ेंगडोंग को हरा दे तो उसके रास्ते में आने की हिम्मत कोई नहीं कर पाएगा। तभी एल्डर फे में आगे आते हुए कहती है कि क्यों ना हमें इसे मौका देना चाहिए, क्योंकि लो यांग कंपटीशन अभी कंटिन्यू है। इसके अलावा इस लड़के ने तो कहा है कि ये अपनी ओथ तोड़ने के बाद अपनी पनिशमेंट झेलने के लिए तैयार है, तो फिर हमें किस चीज की चिंता। हमें इस फाइट को कंटिन्यू करने देना चाहिए और हमें इसे जो पनिशमेंट देना होगा वो हम इसके फाइट जीतने के बाद देंगे। और अगर ये हारा भी तो ये स्काई के हाथों मारा जाएगा। तो मुझे नहीं लगता कि हमें ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत है। बाकी सारे एल्डर्स भी ये सुनने के बाद एक एक करके रेडी होना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें भी मई की बातों में दम लग रहा था। इधर ज़ियशन, क्योतोंग और हमारा जू ये हमारे ज़ेंगडोंग के लिए परेशान लग रहे थे। सभी एल्डर्स रेडी थे सिवाय एल्डर मोरोंग को छोड़कर। वो तो ऐसे दांत पीस रही थी कि अगर उनका बस चलता तो वो ज़ेंगडोंग को अभी मार देती, लेकिन बेचारी ना चाहते हुए भी हाँ कर देती है और वहाँ से जाते हुए हमारे ज़ेंगडोंग को धमकी देते हुए कहती है कि अपनी लास्ट फाइट को अच्छे से एंजॉय करना, क्योंकि इसके बाद शायद मैं तुम्हारे हाथ ही काट दूं। सभी एल्डर्स अपनी सीट पर वापस चले जाते हैं इस फाइट को विटनेस करने के लिए। वहीं अभी भी हमारे ज़ेंगडोंग की आंखों में खून उतरा हुआ था, क्योंकि उसे स्काई पर काफी ज्यादा नाराजगी थी। वो टियान शान सेट की स्वॉर्ड को रिलीज करते हुए उस पर अपनी पावर ट्रांसफॉर्म करते हुए कहता है कि तूने मेरे भाई दोंगलाई को मारा, वो भी ब्रूटली, और उसके बाद इस लो यांग स्वॉर्ड कंपटीशन को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश की। इसमें इंटरफेयर करते हुए अपने फेलो डिसाइपल्स को क्रूरली मारने की ट्राई की। और इन सब के बावजूद मैं जानता हूँ कि तू डीमन कल्ट से जुड़ा हुआ है, और आज मैं तुझसे इन सारी चीजों का हिसाब लेने वाला हूँ, क्योंकि अब पानी सर से ऊपर जा चुका है। तूने सालों पहले टियान शान सेट के साथ भी गद्दारी की थी। वहाँ के फेमस स्वॉर्ड टेक्निक को सीखने के बाद तूने उस सेट को छोड़ दिया और उन्हीं के खिलाफ बगावत शुरू कर दी। और यही वजह थी कि एल्डर मोरोंग उसके सपोर्ट में थी, क्योंकि वो उसके सेट के नाम को आगे ले जा रहा था। ज़ेंगडोंग स्काई पर अटैक थ्रो करते हुए कहता है कि मैं कसम खाता हूँ, मैं तुझे जान से मारने के बाद ही अपनी स्वॉर्ड पनिशमेंट को एक्सेप्ट करूंगा। ज़ेंगडोंग के एक ही अटैक से इतना प्रेशर रिलीज हो रहा था कि बेचारे स्काई को इस अटैक को ब्लॉक करने में अपनी पूरी स्ट्रेंथ यूज करनी पड़ती है। हालांकि वो अब भी इविल की तरह स्माइल किए जा रहा था, पर स्काई पूरी पावर के साथ ज़ेंगडोंग को पीछे पुश करता है तो उसकी स्वॉर्ड उसके हाथ से छटक कर दूर गिर जाती है। जू तो ये देखकर परेशान हो जाता है। वहीं ज़ियशन उसे बताती है कि 10 सालों तक स्वॉर्ड को हाथ ना लगाने की वजह से उसकी प्रैक्टिस नहीं है और इसी वजह से उसके हाथ स्वॉर्ड में
पकड़ नहीं बना पा रहे हैं। उसकी इस हालत को देखने के बाद स्काई जोर जोर से हंसते हुए उसका मजाक उड़ाने लगता है कि तुम जैसे बेवकूफ इंसान से स्वॉर्ड तो पकड़ी नहीं जा रही है और मेरे खिलाफ फाइट करके मुझे सजा देंगे। स्काई ने उसके ऊपर मल्टीपल स्वॉर्ड अटैक थ्रो कर दिए थे, जिससे काफी सारे स्वॉर्ड क्लोन्स बनकर उसकी तरफ अटैक के लिए प्रिपेयर हो जाते हैं। वहीं इस अटैक को देखकर हमारा ज़ेंगडोंग याद करने लगता है कि उसके मास्टर ने जब वो छोटा था तब उसे सिखाया था कि नाइट फॉलिंग स्टारी रिवर्स स्वॉर्ड टेक्निक में पूरे 808 टेक्निक्स हैं और ये सारी ही टेक्निक उसके मास्टर ने उसे सिखाते हुए कहा था कि तुम्हें इस एक में भी मास्टर बनना है। यानी कि उसके मास्टर ने उसे पूरे 808 फॉर्म सिखाए थे और उसी प्रैक्टिस को याद करते हुए वो फाइनली अपनी स्वॉर्ड उठाते हुए अपनी की पावर रिलीज करता है और अपने मास्टर से कहता है कि फाइनली मास्टर 10 सालों बाद मैं वापस से स्वॉर्ड उठा रहा हूँ और अब मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि मैंने कितने अच्छे से प्रैक्टिस की थी। और फिर वो स्काई को चैलेंज करते हुए कहता है कि लड़के अब मैं तुझे दिखाता हूँ कि असली टेक्निक किसे कहते हैं। जैसे ही ज़ेंगडोंग ने स्टार से कल्टीवेशन पावर खींचनी स्टार्ट की थी, आसमान की एनर्जी पूरी तरह से जगमगा उठती है और वो सभी लोग ये नजारा देखकर खुश हो जाते हैं क्योंकि उन्होंने आज से पहले इतना खूबसूरत व्यू नहीं देखा था। उन दोनों के बीच में फाइट काफी इंटेंस हो चुकी थी क्योंकि दोनों ही काफी मजे की फाइट लड़ रहे थे। देखते ही देखते हमारे ज़ेंगडोंग ने चालाकी के साथ उसकी स्वॉर्ड को अपने मयान में घुसा लिया था क्योंकि ये स्वॉर्ड और किसी की नहीं बल्कि लियान की थी। लियान से आई मीन ज़िएशन की, और स्काई ने उसे चोरी से चुरा लिया था और यही वजह थी कि हमारी ज़िएशन उसे देखना नहीं चाहती। पर स्काई वापस से वो स्वॉर्ड खींचते हुए कहता है कि मुझसे इसे हासिल करना बहुत मुश्किल है। हालांकि हमारा ज़ेंगडोंग चाहता था कि वो इसे हासिल कर ही लेगा। दोनों की ही फाइटिंग स्किल्स कमाल की थी, कोई भी ना कम था ना ज्यादा। दोनों एक दूसरे को कड़ी टक्कर दे रहे थे और ये देखते हुए बाकी सारे मास्टर्स हैरान हो रहे थे क्योंकि उन्होंने आज से पहले इस तरीके की दिलचस्प फाइट नहीं देखी थी। लेकिन एल्डर मोरोंग का गुस्सा तो बढ़ता जा रहा था क्योंकि वो हमारे ज़ेंगडोंग को देखना ही नहीं चाहती उसके मास्टर की वजह से। वही क्योदोंग और जू को दिखाते हैं, वो दोनों ही विश करने लगते हैं कि उनके सीनियर ब्रदर जीत जाए। दूसरी तरफ ज़ेंगडोंग को दिखाते हैं, वो फाइट करते करते अपनी स्वॉर्ड को स्काई के माथे के काफी पास ले जा चुका था, लेकिन स्काई ने पकड़ बनाते हुए वापस से उसे पीछे धकेल दिया था और अब अपनी स्वॉर्ड में अपनी थंडर पावर भी रिलीज करना शुरू कर देता है क्योंकि वो जानता है कि ऐसे वो ज़ेंगडोंग को नहीं हरा पाएगा। और अब वो डीमन कल्ट के उस लीडर के सिखाए हुए स्वॉर्ड जनरेट फोर्स का यूज करने वाला था। इस डीमन कल्ट की टेक्निक को देखने के बाद हमारा ज़ेंगडोंग थोड़ा सा सरप्राइज जरूर होता है, लेकिन इस अटैक को काफी तेजी के साथ डॉज कर लेता है। हालांकि ये टेक्निक्स तो उसके सेट की थी, लेकिन इसमें पावर डीमन कल्ट की थी और ये चीज बाकी के एल्डर्स नहीं समझ पाते। लेकिन एल्डर मोरोंग उन्हें शांत करते हुए कहती है कि ये मेरे ही सेक्ट की खास टेक्निक है, इसलिए ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं। स्काई बिल्कुल ट्रस्टवर्दी बंदा है। पर ज़िएशन के साथ साथ बाकी एल्डर्स समझ चुके थे कि कुछ तो ऑड है जो उन्हें सेंस हुआ था। इधर हमारे ज़ेंगडोंग को दिखाते हैं, वो ब्रिलियंट स्टार लाइट टेक्निक का यूज करने लग गया था, जिससे स्टार की पावर की डस्ट उसके स्वॉर्ड के आसपास गिर जाती है और वो नी का यूज करके एक स्ट्राइक थ्रो कर देता है। ये टेक्निक तो काफी ज्यादा पावरफुल थी, लेकिन ज़िएशन ये सोचकर परेशान हो रही थी कि इतने सालों से हमारे ज़ेंगडोंग ने ना तो कल्टीवेशन की है ना ही प्रैक्टिस की है और यही वजह है कि उसकी इंटरनल पावर काफी ज्यादा वीक होगी। जबकि स्काई इतने सालों से सिर्फ इसी एक टेक्निक को मास्टर किए जा रहा है, तो उसकी इंटरनल पावर बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, जैसे कि अभी उसके मास्टर ने बताया। और होता भी बिल्कुल ऐसा ही है। इधर हमारे हीरो को अपने अटैक को काफी देर तक होल्ड करने में प्रॉब्लम हो रही थी क्योंकि वो ज्यादा देर तक अपने इस पावर को होल्ड नहीं कर पा रहा था क्योंकि उसने सालों से ये सारी चीजें नहीं की थी। और इसी मौके का फायदा उठाते हुए इसका एक और पावरफुल अटैक थ्रो करते हुए कहता है कि क्या तू मेरे इस मूव को ब्लॉक कर पाएगा। लेकिन ये हमारा ज़ेंगडोंग था जो उसके इस अटैक को ब्लॉक करते हुए बचकर पीछे हट चुका था। अब ये दोनों ही स्वॉर्ड कल्टीवेटर्स लड़ते लड़ते हवा में चले जाते हैं। दोनों ने ही बैलेंस करते हुए ड्रैगन के ऊपर संभाल लिया था खुद को। तभी दिखाते हैं कि यहाँ पर ज़िएशन को कुछ और लग रहा था। वो कहती है कि अगर ये स्वॉर्ड फोर्स का यूज कर सकता है तो फिर इसने ये सारी टेक्निक्स ज़ियाओ के खिलाफ यूज क्यों नहीं की। इसने ज़ियाओ के साथ फाइट करने के लिए चालाकी का इस्तेमाल क्यों किया, क्योंकि अगर वो स्वॉर्ड फोर्स का यूज करता तो ज़ियाओ के खिलाफ लड़ने के लिए उसे ये चालाकियां नहीं दिखानी पड़ती। वो पहले से ही उससे पावरफुल होता और 2-4 मूव में ही उसे हरा देता। और इसके अलावा अभी वो जिस ड्रैगन पे खड़ा था उसे कंट्रोल करने के लिए अपनी की पावर रिलीज करनी शुरू कर देता है, जिससे वो ड्रैगन एक जगह से दूसरी जगह मूव कर रहा था। वहीं दूसरी तरफ ज़ेंगडोंग को दिखाते हैं, उसे कम्पिटिट करने के लिए ड्रैगन सीजिंग आर्ट का यूज करना पड़ता है और ये देखकर एल्डर कहते हैं कि ये लड़का सच में टैलेंटेड था। इसके अलावा उन सभी को क्लियरली कुछ चीज अजीब लग रही थी, वो ये कि ज़ेंगडोंग जितने भी टेक्निक्स यूज कर रहा है, जितने भी आर्ट फॉर्म्स यूज कर रहा है, वो सारे जानते हैं और वो सही से यूज कर रहा है। वहीं देखा जाए दूसरी तरफ स्काई का, तो उसके अंदर कुछ तो ऑड है। वो कौन सी टेक्निक यूज कर रहा है, कौन सी पावर यूज कर रहा है, उन्हें कुछ पता नहीं चल रहा और वो नॉर्मल के मुकाबले काफी अलग तरीके से प्रेशर रिलीज कर रहा है और वो भी बहुत एक्सट्रीम लेवल पर। अब वो दोनों ही अपने अपने ड्रैगन को भिड़ा कर लड़ना शुरू कर चुके थे, जो कि काफी ज्यादा अमेजिंग लग रहा
रहा था देखने में। ऐसा लग रहा था जैसे कि हवा में दो ड्रैगन एक दूसरे के साथ लड़ रहे हैं। हालांकि हवा में ही पहली स्ट्राइक हमारा ज़ेंगडोंग ट्राई करता है थ्रो करने की, लेकिन थोड़ी देर में स्काई उसे ओवरपावर कर चुका था और अपनी डिमोनिक पावर का यूज करते हुए वो उस पर अपना प्रेशर रिलीज करना शुरू कर देता है। उसने सामने से अपनी स्वॉर्ड को कंट्रोल करना शुरू कर दिया था, जिससे इतना प्रेशर क्रिएट होता है कि बेचारे ज़ेंगडोंग की स्वॉर्ड टूट जाती है और वो इंजर्ड हो जाता है। ये टूटे हुए स्वॉर्ड का टुकड़ा किएटोंग और जिएशेन तक भी पहुंच जाता है, जो कि उसके लिए वरिड हो चुके थे। वहीं दूसरी तरफ घायल होने की वजह से हमारा ज़ेंगडोंग अब पूरी तरह से अपनी की पावर रिलीज नहीं कर पा रहा था, क्योंकि इस अटैक की वजह से उसके मेरिडियंस थोड़े से डिस्ट्रॉय हो गए थे और ये चीज स्काई को काफी अच्छे से पता लग चुकी थी। इसलिए वो अपने ड्रैगन के साथ अपनी डिमोनिक पावर रिलीज करते हुए उसके सामने पहुंच जाता है और काफी कॉन्फिडेंस के साथ कहता है कि अब तुम्हारा अंत आ चुका है। एक लास्ट स्ट्राइक और उसके बाद तुम कभी भी मेरे सामने खड़े होने की हिम्मत नहीं करोगे। हालांकि दूर से हमें उस डीमन कल्ट के लीडर को दिखाते हैं, जो अपने पास खड़े हुए अपने सोल्जर से कहता है कि स्काई ने मेरी पूरी डिमोनिक पावर को एब्जॉर्ब कर लिया और यही वजह है कि वो पहले से ज्यादा पावरफुल लग रहा है। स्काई को अपनी पावर देने का फैसला उसका बिल्कुल भी गलत नहीं था, क्योंकि उसकी सारी प्लानिंग बिल्कुल एक्यूरेट है। इधर दूसरी तरफ स्काई ने फाइनल अटैक करते हुए हमारे ज़ेंगडोंग से कह दिया था कि जाओ अपने भाई से जाकर मुलाकात कर लो, वो भी हेल में। लेकिन उसका अटैक ज़ेंगडोंग को हिट होने से पहले ही वो स्वेलो फ्लाइंग क्लाउड स्टेप्स नाम की टेक्निक को परफॉर्म करते हुए अपने पर लगा लेता है, स्पिरिचुअल पर, और उड़कर वहाँ से दूर हट जाता है। अब ये देखने के बाद कि हमारा ज़ेंगडोंग फिर से उसके अटैक से बच गया, अब तक स्काई झुंझला चुका था और वो दोबारा उसे सांस लेने का मौका नहीं देता और उस पर स्ट्राइक कर चुका था। लेकिन इस अटैक को भी ज़ेंगडोंग बड़े आराम से डॉज कर लेता है। बार बार उसके अटैक्स को अवॉइड करता देखकर अब वो पूरी तरह से गुस्से से भर चुका था। दोबारा ज़ेंगडोंग को पूरी ताकत के साथ फाइट करता देखकर और हवा में उन दोनों के अटैक को एक दूसरे से टकराता देख दूर से वो डीमन कल्ट का लीडर भी हमारे ज़ेंगडोंग की तारीफ करने से खुद को रोक नहीं पाता। वो कह देता है कि ये लड़का सच में मू तियानहाओ का डिसाइपल बनने के लायक है। उसकी इंटरनल पावर कमजोर होने के बाद 10 सालों बाद स्वॉर्ड को हाथ में लेने के बावजूद भी वो स्काई को इतनी कड़ी टक्कर दे रहा है, जबकि स्काई के पास तो उसकी डिमोनिक पावर्स भी मौजूद है। अगर यही पावर ज़ेंगडोंग के पास होती तो कोई भी उसका सामना नहीं कर पाता। वो अपनी पावर को ज्यादा देर तक होल्ड नहीं कर पा रहा, लेकिन फिर भी इतनी चालाकी के साथ टेक्निक्स अडेप्ट कर रहा है। वैसे ये फाइट उनकी असली प्लान नहीं थी, इसलिए वो अपने सोल्जर से कहता है कि प्रिपरेशन कैसी चल रही है। उनकी प्लानिंग अभी भी बैकग्राउंड में चल रही थी। वो सोल्जर बताता है कि उसके डिसाइपल्स चारों तरफ अरीना के फैल चुके हैं, बाकी अरीना से दूर गार्ड्स के पहरेदारी कर रहे हैं और बाकी सारे जो बचे कुछ है वो हाथों में मशाल लेकर अभी तैयार हैं। एक इशारे पर वो दौड़ लगा देंगे। डीमन कल्ट का वो मेंबर चाहता था कि इसका इसी तरीके से फाइट को कंटिन्यू रखे, जिससे बाकी सारे एल्डर्स, सोल्जर्स और जितने भी ऑडियंस हैं उन सभी का ध्यान इन दोनों पर ही बना रहे और इन्हें मौका मिल जाएगा पीछे से अपने प्लान को अंजाम तक पहुंचाने का। दूसरी तरफ उन दोनों को दिखाते हैं फाइट करते करते दोनों ने ही अपनी एक्सट्रीम पावर रिलीज करना शुरू कर दिया था। ज़ेंगडोंग ने धीरे धीरे स्वॉर्ड पर अपना कंट्रोल बिठा लिया था और जैसे ही वो स्काई पर अटैक थ्रो करता है, उसके अटैक्स हमारे स्काई को डोमिनेट करना शुरू कर देते हैं। उसने स्टार गेजिंग टेक्निक का यूज करके इस बार स्काई को पीछे भी धकेल दिया था। फाइट करते करते हमारे ज़ेंगडोंग की स्पीड इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि वो सामने से अटैक थ्रो करके स्काई के पीछे पहुंचकर उस पर दोबारा स्ट्राइक कर देता है, जिससे बेचारे स्काई को सरप्राइज पे सरप्राइज मिलते जा रहे थे। ज़ेंगडोंग की स्पीड इतनी ज्यादा बढ़ गई थी कि बेचारे स्काई को तो रिएक्ट करने का मौका भी नहीं मिलता। इधर फाइट इतनी ज्यादा इंटेंस हो चुकी थी कि कोई भी किसी भी पल हार सकता था। ये देखकर तो किएटोंग और हमारे ज़ू की दिल की धड़कन रुक जाती है, वो दिल थाम कर खड़े हो जाते हैं। वहीं जिएशन को दिखाते हैं, उसने नोटिस कर लिया था कि काफी देर से फाइट करने की वजह से ज़ेंगडोंग की हालत अब बहुत ज्यादा खराब हो चुकी है। वो और अपनी स्पिरिचुअल पावर को होल्ड नहीं कर पाएगा, क्योंकि वो पूरी तरीके से एग्जॉस्ट हो चुका है और दूसरा उसके हाथ में चोट लगने की वजह से उसके मेरिडियंस डैमेज हो चुके थे, जिससे वो काफी देर से की पावर को होल्ड करके अटैक करा था। अब वो ज्यादा देर इसे नहीं कंटिन्यू रख सकता और ये चीज जैसे ही स्काई को पता चलती है, वो एक फाइनल अटैक प्रिपेयर कर लेता है अपने स्टार फोर्स की हेल्प से। ज़ेंगडोंग और अपनी एनर्जी रिलीज नहीं कर पा रहा था, लेकिन फिर भी वो इस अटैक को ब्लॉक कर लेता है, जो कि काफी ज्यादा पावरफुल था और उसके लिए होल्ड करना मुश्किल होता जा रहा था। लेकिन वो फिर भी अपने दूसरे हाथ से अपने पहले हाथ को सपोर्ट देते हुए अपनी स्वॉर्ड से इसे ब्लॉक करने की कोशिश करता है और देखते ही देखते वहाँ पर एक जबरदस्त धमाका होता है और इसी धमाके के साथ हमारा ये वाला एपिसोड हो जाता है खत्म।